चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पर ये है, मतलब देखो लास्ट क्लास में इसके पहले जितनी भी क्लासेस की थी हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम और उसको कैसे यूज करना है, न्यूटन लॉ कैसे लगाना है, ये सब लर्न किया था। बट हमने मोस्टली तीन टाइप की फोर्सेस को कंसिडर किया था, ग्रेविटी की फोर्स को, नॉर्मल की फोर्स को और टेंशन की फोर्स को। तीन ही फोर्सेस कंसिडर की थी हमने। लेकिन हमारी वर्किंग में हमने कहा था कि फोर्सेस आगे और भी आ सकती हैं, और कौन कौन सी फोर्सेस ऐसी थी जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस ही नहीं करी कहीं, मतलब हमारे किसी भी न्यूमेरिकल में वो भी आई ही नहीं है। तो स्प्रिंग का फोर्स हमारे किसी न्यूमेरिकल में नहीं था, मतलब लास्ट के सारे न्यूमेरिकल अगर आप देखोगे तो इसमें सिर्फ नॉर्मल फोर्सेस थी, टेंशन फोर्सेस थी और ये सब थी। आज वहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स, हुक्स लॉ एंड स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, देखो क्या है मतलब इसका भाई, हुक्स लॉ एंड स्प्रिंग फोर्स। सर एक चीज याद हाँ आई। बताइए बताइए। सर आपने एज टू एज वाला नॉर्मल फोर्स नहीं बताया अभी। क्या चीज? सर एज टू एज वाला। नहीं वो तो मैंने पहले बोला हुआ है, बताया नहीं, हमने जानबूझ के रोका है। अभी भी देखोगे अगर आप तो मेरा सीक्वेंसिंग एक्चुअली आपके बैच में थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है। मतलब टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से क्या हो रहा है कि पहले मैं मेजर पोर्शन, जो मेन पोर्शन है उनको पहले कवर कर रहा हूँ, और ये जो एज टू एज या फिर जो क्रिटिकल पोर्शन है, क्रिटिकल पोर्शन मतलब जो बहुत ही मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिनको समझने में ब्रेन का यूज होगा, वो हम चैप्टर के एंड में इकट्ठा उठा लेंगे, क्योंकि उनसे हमारा कोई न्यूमेरिकल इफेक्ट नहीं हो रहा। देखो एज टू एज कॉन्टेक्ट हम आपको थ्योरी के लिए बताएंगे, बट उससे किसी भी असाइनमेंट का न्यूमेरिकल फंसेगा नहीं आपका, इसलिए रोका हुआ है उसे। अभी और भी टॉपिक्स में बढ़ेंगे आगे, ऐसा नहीं है। तो देखो हुक्स लॉ और स्प्रिंग फोर्स है ना, तो आप इसको ध्यान से देखोगे, हुक्स लॉ और स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग मतलब रबर जैसी चीज है, इलास्टिक, रबर यानी इलास्टिक। तो इलास्टिक मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, रबर को आप खींच के छोड़ दो वापस अपना नॉर्मल हो जाती है वो। तो यही प्रॉपर्टी देखो, पहली बात तो क्या लिखी है, फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन ऑर्डर टू स्ट्रेच और कंप्रेस अ स्प्रिंग फ्रॉम द इक्विलिब्रियम लेंथ, a force must be exerted by someone and that someone may be a block और a person। इसी के दोनों डायग्राम्स भी हैं आपके नीचे। जैसे कि अगर आप फर्स्ट डायग्राम देखो, पहला वाला डायग्राम, जो पहला डायग्राम अगर आप देख रहे हो ना इसमें फर्स्ट डायग्राम, तो इस फर्स्ट डायग्राम में एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को बाय हैंड आप क्या कर रहे हो, पकड़ करके स्प्रिंग को खींच रहे हो। तो यही मेरे स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, और बड़ा नॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई ऐसा हैवी स्टेटमेंट नहीं है कि समझ में नहीं आ सकता आपको। एक नॉर्मल ऑर्डिनरी स्टेटमेंट है दैट इन ऑर्डर टू स्ट्रेच और कंप्रेस अ स्प्रिंग अ फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बिना फोर्स लगाए स्प्रिंग अपने आप एक्सटेंड हो जाएगी, स्प्रिंग अपने आप कंप्रेस हो जाएगी। तो कोई ना कोई फोर्स आप लगाओगे। अब वो या तो कोई ब्लॉक लगाएगा या तो कोई पर्सन लगाएगा। लेफ्ट साइड के फिगर में पर्सन लगा रहा है, राइट साइड के फिगर में ब्लॉक लगा रहा है। अब हुक्स लॉ क्या कहता है कि जब आप ऐसा करोगे, मतलब जब कभी भी आप ये वाला काम करोगे कि आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करोगे, तो ना क्या होगा उससे, बताओ भाई। हुक्स लॉ क्या बोलते हैं, देखो पहला स्टेटमेंट तो आपने सुन लिया। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट नीचे लिखा हुआ है, इसको पढ़ के देखो आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। व्हेन स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड और कंप्रेस्ड, तो पहले इसको समझो। व्हेन स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड और कंप्रेस्ड, तो ये चीज कब होगी यार? व्हेन स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड और कंप्रेस्ड, ये होगा कब, बताएंगे आप? इसी के बारे में ऊपर एक फोर्स लगेगी, इसी के कोई बारे में, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। वेट, इसी, हाँ इसी इसी के बारे में ब्लॉक फोर्स लगाएगा। ऊपर लाइन लिखा है। ये कह रहे हैं कि जब स्प्रिंग एक्सटेंड होगी या कंप्रेस होगी, तो हम लोग कह रहे हैं कि ये जब कब आएगा भाई। इसमें कह रहे हैं कि जब स्प्रिंग एक्सटेंड या कंप्रेस हो। तो हमारा क्वेश्चन है कि ये जब कैसे पॉसिबल होगा, तो उसका आंसर ऊपर लिखा हुआ है। ये तब होगा जब एक फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड बाय समवन, कोई स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाए, और उससे अगर स्प्रिंग एक्सटेंड होती है या कंप्रेस होती है फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, तब तब क्या होता है, तब स्प्रिंग ऑल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स जो कि proportional to the deformation in the spring, proportional to the deformation in the spring, and the direction of spring force is always in a way to restore the natural length। ये है इसका मतलब। क्या कहना चाह रहे, देखो कहना क्या चाह रहे हैं आपसे कि अगर आप
अगर ये जो पर्सन का हैंड है, किसी पर्सन का हैंड, अगर पर्सन अपने हाथ से पकड़ करके स्प्रिंग को खींचता है, तो इस हैंड की वजह से उसने स्प्रिंग को एलोंगेट किया, स्ट्रेच किया, तो उसने डेल्टा एक्स डिस्टेंस से अगर एलोंगेट किया, डेल्टा एक्स का मतलब ये हुआ कि जितनी स्प्रिंग की पहले वाली लेंथ थी, इसको आप कह दें इसकी नेचुरल लेंथ, इसी को इक्विलिब्रियम लेंथ भी कहते हैं कहीं कहीं पर, इसी के बारे में कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम लेंथ या फिर नेचुरल लेंथ। उस लेंथ से पकड़ करके अगर आप उसको खींचते हो, उसको पुल करते हो, और पुल करके आपने उस स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज कर दिया, तो जितनी लेंथ आप उसकी इंक्रीज कर रहे हो, जितनी आप लेंथ उसकी बढ़ा रहे हो, ये डिस्टेंस जिसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट कर रहे हैं, हुक्स लॉ कहता है कि इसी के प्रपोर्शन में, इसी लेंथ के प्रपोर्शन में ये स्प्रिंग आपके हाथों के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। और किधर की तरफ लगा रही है फोर्स? तो आप इसको बाहर पुल कर रहे हो और स्प्रिंग उस चीज को अपोज कर रही है। ये लिखा है, इन अ वे टू रीस्टोर द नेचुरल लेंथ। रीस्टोर द नेचुरल लेंथ का मतलब वो स्प्रिंग जैसी थी वैसी ही चाहती है अपने आप को। ओरिजिनली ये नेचुरल है, अगर हमने इसकी लेंथ बढ़ाई है तो स्प्रिंग जो होता है वो वापस अपनी नेचुरल लेंथ में जाना चाहेगा। और ऐसा करने के लिए वो किस तरफ फोर्स लगा रहा है? ऐसा करने के लिए तो आप फिगर पे ध्यान दो, तो स्प्रिंग का फोर्स लेफ्ट साइड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब अगर आप उसको पुल करोगे तो वो उस चीज को अपोज करने के लिए बैकवर्ड फोर्स लगा रही है। यानी इधर की तरफ आप दिखाओगे, इस तरफ लेफ्ट साइड डायरेक्शन में फोर्स बाय स्प्रिंग। फोर्स बाय स्प्रिंग बोल रहा हूँ, फोर्स ऑन स्प्रिंग नहीं। फोर्स ऑन स्प्रिंग तो आपके हैंड की वजह से लग रहा है, आपके हाथों की वजह से स्प्रिंग पर राइट साइड फोर्स लग रहा है, लेकिन स्प्रिंग की वजह से आपके हाथों पर जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में लग रहा है। और हुक्स लॉ कहते हैं कि जो फोर्स बाय स्प्रिंग है ये इंक्रीज करता चला जाएगा, जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को एलोंगेट करते जाओगे फोर्स उतना ज्यादा होता चला जाएगा। फोर्स बाय द स्प्रिंग, ये हुक्स लॉ का है, स्टेटमेंट यही लिखा है नीचे। दैट मीन्स इसको कहा जाता है कि इट इज माइनस के, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये लेंथ जो आपने इसमें इंक्रीज की है डेल्टा एक्स, तो माइनस के मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, ये हुक्स लॉ कहते हैं। और माइनस साइन का क्या मतलब है यहाँ पर? नेगेटिव साइन यहाँ पर क्यों लगाया जाता है? तो नेगेटिव साइन इसलिए लगाते हैं, देखो नेगेटिव साइन का पर्पस क्या है कि स्प्रिंग का फ्री एंड जिसको आपने पुल किया है, मतलब ये एंड जहां पर आपका हाथ पकड़ करके उसको खींच रहे हो, ये वाला एंड राइट साइड मोशन करेगा, इसकी मोशन राइट साइड डायरेक्शन में होगी। तो जिस साइड इसकी मोशन है वो पॉजिटिव मान लीजिए, तो माइनस आपसे ये कह रहा है कि उसके अपोजिट साइड पर फोर्स आएगी, यानी स्प्रिंग का फोर्स लेफ्ट साइड डायरेक्शन में लग रहा होगा। दूसरे वाले फिगर में क्या है? पर्सन अपनी जगह पर है, दिस पर्सन इज एट रेस्ट, पर्सन कुछ नहीं कर रहा, पर्सन रेस्ट पे है सेकंड फिगर में। लेकिन इस ब्लॉक में एक वेलोसिटी दे दी गई है, मतलब ये ब्लॉक मोशन में है, चल रहा है ये ब्लॉक। तो जब ये ब्लॉक चलेगा तो इसके साथ जो स्प्रिंग अटैच की गई है, ये ब्लॉक स्प्रिंग को दबाएगा, कंप्रेस करेगा उसको। तो स्प्रिंग इज पुश्ड बाय मोशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक के चलने की वजह से स्प्रिंग दब रही है। तो जब ये स्प्रिंग दबेगी ना, तब भी एक फोर्स आएगा। दो कंडीशंस में फोर्स आएगा, या तो वो एक्सटेंड हो जाए या तो वो कंप्रेस हो जाए। तो लेफ्ट वाले फिगर में स्प्रिंग को एक्सटेंड किया जा रहा है, उसकी लेंथ बढ़ाई जा रही है। राइट वाले फिगर में स्प्रिंग को दबाया जा रहा है, कंप्रेस कर रहे हो उसको बाय ब्लॉक। तो जब ये ब्लॉक इसको कंप्रेस करेगा, तो जितने डिस्टेंस से उसको आप कंप्रेस कर रहे हो, अगर उस डिस्टेंस को हमने को स्मॉल एक्स से डिनोट किया, जिस डिस्टेंस से उसको मैंने कंप्रेस किया अगर वो स्मॉल एक्स है, तो उसके अपोजिट साइड पर स्प्रिंग का फोर्स काम करेगा। यानी ये दबी हुई स्प्रिंग अपोजिट साइड पर एक फोर्स लगाएगी, कंप्रेशन के अपोजिट। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो उसके अपोजिट साइड पर फोर्स बाय द स्प्रिंग है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट साइड डायरेक्शन में लग रहा होगा। और ये कितना लग रहा होगा? ये स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा? तो अगेन बाय द हुक्स लॉ, स्प्रिंग फोर्स विल बी माइनस टाइम्स के मल्टीप्लाइड बाय एक्स। एक्स का मतलब ये होता है कि जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, उसको आप कितना रिड्यूस करते हो या उसको कितना इंक्रीज करते हो। अब आप इसमें से अपने क्वेरीज पूछो, अगर आपको ये लॉ समझ में नहीं आया हो तो पूछिए, बताएं। सर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मटेरियल पर डिपेंडेंट है बच्चा, वो देखो लिखा है स्टिफनेस ऑफ मटेरियल पर। इसकी कोई एक प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं होती है, वो स्प्रिंग अलग अलग मटेरियल्स की बनती है। जो पेन में स्प्रिंग लगती है उसका अलग मटेरियल है,
साइकिल के स्टैंड में जो स्प्रिंग लगती है उसका अलग मटेरियल है, मैट्रेसेस में जो स्प्रिंग लगती है उसका अलग मटेरियल है। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ का बना है, एल्यूमिनियम का बना है, कॉपर का बना है, आयरन का बना है, और वो उसकी जो क्वाइल्स हैं वो पतली पतली क्वाइल्स हैं कि मोटी मोटी क्वाइल्स हैं, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग एंड पे डिपेंड करेगा। उसकी स्टिफनेस, स्टिफनेस का मतलब होता है उसकी रिजिडनेस, कि वो कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट स्प्रिंग है। वो हार्डनेस पे जितनी सर हम लोग ने ओरिजिनल लेंथ ऑफ टर्म का यूज किया है, तो अगर जो पहले से फोर्स लगा रही होगी अगर डिफॉर्म्ड होगी थोड़ी सी, तो अगर उसको कंसीडर कर ले तो सीधा चेंज इन ले सकते हैं फिर। फिर से रिपीट करना एक बार क्वेश्चन पे, फिर से क्लियर कर लें, क्या कह रहा हूँ, बोलो सर बोलो। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग ने ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन ओरिजिनल लेंथ को कंसीडर किया है, तो उसमें मतलब पहले से थोड़ी डिफॉर्म्ड है वो, तो अगर उसको जब पहले से डिफॉर्म्ड है तो पहले से कुछ फोर्स भी लगा रही होगी, तो सर अगर उस फोर्स को कंसीडर कर लेंगे तो फिर सीधा हम लोग चेंज इन लेंथ को ले सकते हैं। नहीं देखिए, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है मुझे लगता है आपको। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर स्प्रिंग, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि वो फिलहाल नेचुरल है, स्टार्टिंग में नेचुरल है, और उसके बाद हमने उसको पकड़ करके या तो खींचा है या किसी की वजह से उसको हमने कंप्रेस किया। दो ही मेरे सामने जो फिगर्स हैं वो दो ही तो है ना, या लेफ्ट साइड पर एक्सटेंड एक्सटेंड करने की फिगर है और राइट साइड पर कंप्रेस करने की फिगर है। मैं पहले इन दोनों को डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर आप एक्सटेंड करते हो तो किधर फोर्स लगता है और कंप्रेस करते हो तो किधर फोर्स लगता है। तो दोनों केसेस में आंसर क्या हो रहा है कि अगर आप एक्सटेंड करोगे तो जिस डायरेक्शन में आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करोगे उसके अपोजिट साइड पर स्प्रिंग का फोर्स आएगा, और अगर आप उसको कंप्रेस कर रहे हो तो जिस डायरेक्शन से उसको कंप्रेस कर रहे होगे उसके अपोजिट साइड पर फोर्स आएगा। और यही हुक्स लॉ में माइनस साइन का मतलब है। माइनस साइन का मतलब ये होता है कि स्प्रिंग का फोर्स हमेशा अपने एक्सटेंशन या अपने कंप्रेशन के कॉज को अपोज करेगा। जिस वजह से, कॉज मतलब, कॉज मतलब उस पर्सन का हैंड कॉज है, क्योंकि हाथ से पकड़ने के बाद हाथ से खींच रहे हो तो आप राइट साइड खींचोगे, उसको अपोज करने के लिए स्प्रिंग का फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा। राइट वाले फिगर में स्प्रिंग के दबने का रीजन क्या है, स्प्रिंग के कंप्रेस होने का रीजन क्या है, तो आंसर है कि ये जो ब्लॉक है ये राइट साइड मोशन कर रहा है जिसकी वजह से स्प्रिंग दब रहा है। तो ये स्प्रिंग राइट साइड के मोशन के अपोजिट साइड पर यानी कि लेफ्ट साइड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ नेक्स्ट एग्जांपल में, पहले इसको समझते हैं फिर आगे आते हैं। सर एक और चीज बता दीजिए, तो वही पिछली स्लाइड में सर, इसमें हम जब राइट वाले फिगर में जब ये स्प्रिंग दबी तो हमारे ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, बॉक्स से दबी वो, लेकिन वो एक तरीके से वो दबी हुई है तो हमारे ऊपर भी तो फोर्स लगाएगी बाहर की तरफ। नहीं बिल्कुल लगाएगी, बिल्कुल 100% लगाएगी। वो वो फैक्ट अभी मैंने दिया ही नहीं, कंसिडर नहीं किया। स्प्रिंग ब्लॉक पर भी फोर्स लगाएगा और आपके ऊपर भी लगाएगा, तो वो चीज यहाँ पर भी होगी। वो चीज तो यहाँ पर भी होगी कि ये जो स्प्रिंग है वो सिर्फ आपके हाथ पे ही फोर्स नहीं लगाएगा, वो इधर वाली वॉल पर भी फोर्स लगाएगा। वो एक सेकेंडरी पार्ट हो जाएगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप उसको खींचेंगे ना तब लगेगा फोर्स दोनों तरफ से, स्प्रिंग का फोर्स राइट साइड पर भी लगेगा और लेफ्ट साइड पर भी लगेगा। इसमें आओ, वर्टिकल स्प्रिंग में एक स्प्रिंग मान लिया यहाँ पर है, इसको आप देखो, इसमें इस लेंथ को कुछ मान लेते हैं कि ये लेंथ उसकी एल है, मतलब ये नेचुरल लेंथ है। ठीक है जी, ये नेचुरल लेंथ मतलब ये इक्विलिब्रियम लेंथ है, इसको 0 लिखा गया है। इक्विलिब्रियम लेंथ का मतलब होता है कि इस टाइम पर स्प्रिंग में कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं किया जाए, 0। अब हमने क्या किया इसमें कि येलो कलर का ब्लॉक ऐड किया, मान लो एम मास का ब्लॉक ऐड कर दिया। तो जैसे ही आप इसके नीचे एम मास का ब्लॉक लगाओगे, उस ब्लॉक के वेट की वजह से, मतलब ग्रेविटी की वजह से, वो मास नीचे जाएगा और ये स्प्रिंग पहले से कुछ एलोंगेट कर जाएगी। तो हम लोगों ने इसके एलोंगेशन को एक्स मान लिया। तो जैसे ही ये एक्स एलोंगेट कर जाएगी, स्प्रिंग वापस ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो ये स्प्रिंग जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, जो यहाँ पर एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि स्प्रिंग का फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और ये हुक्स लॉ के हिसाब से कितना फोर्स लगाएगी स्प्रिंग, तो वो अगर एक्स अमाउंट एलोंगेटेड है, अगर उसका एलोंगेशन एक्स है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह सकते हो कि स्प्रिंग का फोर्स निकालने के लिए उसके कांस्टेंट के को इस डिस्टेंस स्मॉल एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मैग्नीट्यूड में, अभी हमने माइनस साइन नहीं लगाया है, माइनस साइन डायरेक्शन के लिए है, मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड क्योंकि माइनस में नहीं आ सकता, तो मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो माइनस साइन को विड्रॉ कर देंगे,
मैग्नीट्यूड के लिए सिंपली k मल्टीप्लाइड बाय जितना वो स्ट्रेच कर रहा है वो निकाल दो। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, डबल मास कर दिया, एक मास m था, एक मास m और कर दिया, तो डबल मास की वजह से उसमें डबल स्ट्रेच हो गया, ये 2x स्ट्रेच हो गया। तो जब ये 2x स्ट्रेच होगा तो अगर आप देखो तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स का एरो मैंने बड़ा कर दिया है। स्प्रिंग फोर्स का एरो बड़ा करने का सिग्निफिकेंस ये है कि अब स्प्रिंग ज्यादा फोर्स लगाएगी, जितनी ज्यादा उसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी स्प्रिंग की ताकत यानी उसका फोर्स उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, और यही हुक्स लॉ कहा जाता है। यही हुक्स लॉ कहा जाता है कि प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन, जितना ज्यादा स्प्रिंग की लेंथ को आप कंप्रेस करते जाओगे उतनी ज्यादा फोर्स होती जाएगी, जितना एक्सटेंड करते जाओगे उतनी ज्यादा फोर्स होती जाएगी। प्रोपोर्शनलिटी, एंड प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये है कि अगर ये x अमाउंट पर k इंटू एक्स का फोर्स लगा रहा है तो 2x अमाउंट जब स्ट्रेच होगा तो यही स्प्रिंग 2x अमाउंट स्ट्रेच होने पर यही स्प्रिंग का फोर्स k मल्टीप्लाइड बाय 2x रखा जाएगा। आपको आई बात समझ में ये चीज? हाँ सर हाँ। क्लियर हुआ है आपको कि मतलब प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा स्प्रिंग की लेंथ बढ़ाएंगे आप तो उसमें आपको चेंज वाला पोर्शन देखना है। ये वाला पोर्शन जो चेंज हो रहा है वो पहले क्या लेंथ थी उससे मतलब नहीं है आपको, आपके उसमें लोड डालने की वजह से कितना चेंज हुआ ये निकालो। और इस चेंज का हमेशा कोई ना कोई रीजन होगा, अपने आप स्प्रिंग की लेंथ नहीं बढ़ती है। देखिए अपने आप इन ऑर्डर टू स्ट्रेच और कंप्रेस अ फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड बाय समवन, तो ये स्प्रिंग अपने आप बड़ी नहीं हो जाएगी कि आप इसको इस पर छत से बांध दोगे तो अपने आप बड़ी हो जाएगी। इसकी लेंथ बढ़ेगी तो उसके लिए यहाँ पर कुछ करोगे, क्या करोगे, उसके लिए आपने एक m मास यहाँ लगा दिया, तो जब मास लगाया तो ग्रेविटी इसको पुल करेगी। someone has to exert a force, that someone is now gravity. Now gravity will exert a force at this point, spring will move down, it will stretch, it will elongate, or according to the elongation part a force will be applied by this spring given as k multiplied by x। इसमें से माइनस साइन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं फोर्स की सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। डायरेक्शन में ऑलरेडी यहाँ पर फिगर में दिखा रहा हूँ कि डायरेक्शन इसका ऊपर की तरफ होगा। ज्यादा लोड करेंगे तो ज्यादा स्ट्रेच कर जाएगा 2x, तो ये 2f का फोर्स लगाएगी, डबल फोर्स हो जाएगी। इसी को प्रोपोर्शनलिटी कहते हो कि अगर x की जगह 2x हो जाए तो फोर्स f की जगह 2f हो जाएगा आपका। और एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर नहीं सॉरी अभी एक मिनट आप पहले इसको देख लो, इसको देख के मुझे बताओ और तो आगे बढ़े अगर इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी हो रहा है। ठीक है कि नहीं अभी बताओ, सर ठीक है, समझ गया। बाकी लोग भी तो है पूरे लोग। यस सर आ गया यस सर। सर आ हाँ, गया समझ सर। गए। ठीक आ गया सर। ठीक। यहाँ पर ना एक ग्राफ भी आता है, कभी कभी पूछते हैं कि स्प्रिंग में और उसकी एक्स में ग्राफ बताओ कैसा होगा, ग्राफ भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा वो देख लो, कैसा ग्राफ होना चाहिए यार। अगर आप यहाँ पर फोर्स बाय द स्प्रिंग को प्लॉट करना चाहते हो और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मान लो एक्स को प्लॉट करना चाहते हो तो इनके बीच का रिलेशन है एफ ऑफ स्प्रिंग इज माइनस ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये रिलेशन है इनका। कैसे करना चाहिए देखो, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स के हिसाब से कैसे करना चाहिए। तो मैथ में बेसिकली क्या प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब जितना ज्यादा आप एक्स को बढ़ाओगे उतना ज्यादा एफ बढ़ेगा, लेकिन माइनस साइन है, माइनस साइन का मतलब ये हो रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फिर एफ की वैल्यू माइनस में आएगी। मतलब कि जिनके बीच में ग्राफ ले रहे हो वो अपोजिट साइन के होंगे, एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस, तो अपोजिट साइन कौन से क्वाड्रेंट्स में आता है आपका, है ना, तो सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ, क्योंकि तो इसीलिए जो ग्राफ होता है वो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक लाइन बना देते हैं, अ लाइन इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड द रीजन ऑफ सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज if one is positive the other has to be negative, if x is negative f has to be positive। तो यही होगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में f पॉजिटिव होता है और x नेगेटिव चलता है, और फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, f की वैल्यू माइनस होगी। ये कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं आ सकते क्योंकि माइनस साइन यहाँ लगा हुआ है फॉर्मूले में, इसलिए। लेकिन और ये इसकी स्लोप तो के डिटरमाइन करेगा ना, स्लोप इसकी माइनस की होगी, मतलब ये इसमें तो के डिटरमाइन करेगा ना, वो ऐसे 1 तो नहीं होगी।
ये एंगल जो है, स्लोप हमेशा एक्स की पॉजिटिव एक्सिस से देखा जाता है। तो अगर ये थीटा होगा तो टेन थीटा स्लोप है इसमें, टेन थीटा स्लोप है, और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर माइनस के है। ये आप स्ट्रेट लाइन से पढ़ोगे, मैथ की स्ट्रेट लाइन। मैथ की स्ट्रेट लाइन में अगर आप एक इक्वेशन पढ़ते हो जैसे y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, तो आप इसमें m को स्लोप कहते हो y स्ट्रेट लाइन के हिसाब से। तो ये वैसा ही है, y की जगह पर मेरा फोर्स लिखा जा रहा है, y की जगह फोर्स लिख रहा हूँ, x की जगह पर तो x लिखा ही है, और m की जगह माइनस के लिखा जा रहा है, तो माइनस के को स्लोप कहेंगे। चलिए इस पे आइए। अब इसमें लेफ्ट जो फिगर है उसमें लेफ्ट साइड ये स्प्रिंग है, तो पहले स्प्रिंग का जो राइट लोअर वाला एंड है ये फ्री है, यहाँ फ्री है, कुछ भी नहीं है इसमें, और ये लेंथ इसकी एल दी गई है, इसका कांस्टेंट के दिया गया है। फिर हमने क्या किया, लोअर एंड पर एक मास लगा दिया, इस पर यहाँ पर एक मास हैंग करेंगे। तो जैसे ही कोई मास लटकाओगे स्प्रिंग से, नेचुरल सी बात है कि स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी। रबर है, इलास्टिक है, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ेगा बताओ? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही, क्वेश्चन यही कह रहा है आपसे कि अ स्प्रिंग इज अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ द रूम नाउ। अब एक block of mass m is tied to the lower end of a spring and the system allowed to move. As the block moves down, the spring is elongated. At any moment if the elongation is y, find the acceleration of mass at this instant. अब क्या करना है आपको, देखो वापस एक काम करोगे, इस ब्लॉक पर फोर्सेस कौन कौन से लगेंगी, फिर से हम इसके फ्री बॉडी डायग्राम पर आ गए कि अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या क्या बनेगा। देखो वापस फिर से न्यूटन लॉ के वर्किंग पे जाओ। न्यूटन लॉ की वर्किंग के हिसाब से इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी। तो सबसे पहले कहोगे इसमें ग्रेविटी की फोर्स होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके अलावा क्योंकि ये मास एयर में है, दिस मास इन एयर, तो जब कोई बॉडी एयर में होती है तो नॉर्मल रिएक्शन तो होगा नहीं, कोई जीरो होगा ये। इसमें कोई स्ट्रिंग कनेक्टेड नहीं है, तो कोई टेंशन फोर्स को दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन हाँ, क्योंकि ये स्प्रिंग से अटैच है और स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज कर चुकी है, तो जितनी लेंथ स्प्रिंग की इंक्रीज की होगी, इसको मैं फिलहाल y से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पर x लिखा है, आप x भी लिखो चाहे y लिखो, कि स्प्रिंग की लेंथ अगर y डिस्टेंस से इलोंगेट होगी तो ये स्प्रिंग इस मास के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा, और उस फोर्स को हम फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाएंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ। और इस फोर्स की वैल्यू हुक्स लॉ से निकालोगे, फोर्स बाय स्प्रिंग में इसकी वैल्यू हुक्स लॉ से फाइंड आउट करेंगे, और हुक्स लॉ के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो मास हैंग करने के बाद स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज आपको दिख रहा, उसकी लेंथ कितनी ज्यादा इंक्रीज कर गई है, तो वो वाई डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, स्प्रिंग की लेंथ वाई डिस्टेंस बढ़ गई। तो के मल्टीप्लाइड बाय वाई। यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगाओगे आप। क्या रीजन है कि हम माइनस साइन नहीं लगा रहे हैं, कोई बता पाएगा इसमें माइनस साइन न लगाने का रीजन क्या है? जबकि स्टार्टिंग में हुक्स लॉ जब लिखा है तो यहाँ पर माइनस साइन यूज किया है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा जा रहा है, लेकिन अभी जो आप लगा रहे हो उसमें माइनस साइन नहीं लगा रहे हो। तो उसका रीजन क्या है बता रहा हूँ आपको। रीजन ये कि हम जब लोग आप, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। हाँ क्योंकि फ्री बॉडी डायरेक्ट, डायग्राम में केवल कंसीडर राइट, करेंगे। क्योंकि आप डायरेक्शन तो इसको एक एरो बना के दिखा ही रहे हो ना, जब डायरेक्शन आपने दिखा रखा है एक एरो के थ्रू, तो आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड दिखाओगे, माइनस साइन यहाँ कभी मत लगाना। देखिए जब आपने यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमने कोई एरो प्लॉट नहीं किया है, तब हम माइनस लगा रहे हैं। लेकिन जब आप फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओगे क्वेश्चंस में, तो आप माइनस साइन कंसीडर न करना, सिर्फ के मल्टीप्लाइड बाय जितनी स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हुई है उससे मल्टीप्लाई करें, यही हुक्स लॉ है। अब अगर ये बॉडी मान ले डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए से एक्सेलरेट हो रही है, तो न्यूटन लॉ लगाओ। न्यूटन लॉ के हिसाब से अगर इस बॉडी में एक्सेलरेशन है तो फिर हम इक्वेशन बनाएंगे सेकंड लॉ की, दैट सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg का फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ k इंटू वाई का फोर्स लग रहा है, और इक्वल टू मास m मल्टीप्लाइड बाय a। दैट मीन्स की एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू mg माइनस के वाई डिवाइडेड बाय मास। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर ये पूछा था, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास एट दैट इंस्टेंट। तो आंसर इज mg माइनस के इंटू वाई डिवाइडेड बाय m। एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं, देखो इसमें ये मास दो स्प्रिंग से अटैच है, एक तरफ कांस्टेंट K1 है और एक तरफ कांस्टेंट K2, दो स्प्रिंग से अटैच है।
ये दोनों स्प्रिंग्स की जो लेंथ है, मतलब ये लेंथ एल है और ये लेंथ भी एल है, दोनों स्प्रिंग्स एल लेंथ की है। उसके बाद क्या किया जा रहा है, देखो यहां से पढ़ते हैं। इनिशियली बोथ द स्प्रिंग्स आर रिलैक्स्ड, बोथ द स्प्रिंग्स आर रिलैक्स्ड। इस लाइन का क्या मतलब होता है, बोथ स्प्रिंग्स रिलैक्स्ड का इसका मतलब समझाओ आप। इनिशियली बोथ आर रिलैक्स्ड क्या मतलब है? सर मतलब उन्होंने दोनों अपनी नॉर्मल स्ट्रेच स्ट्रेचिंग पे है, मतलब कोई भी दोनों की ना स्ट्रेच्ड है ना कंप्रेस्ड है। राइट, दोनों ही मतलब मैच पे हैं। मतलब वो अपने नॉर्मल लेंथ पर है, लेकिन किसी में कोई एक्सटेंशन नहीं है, किसी में कोई कंप्रेशन नहीं है, ना तो वो दबे हुए हैं ना तो वो फैले हुए हैं, नॉर्मल स्प्रिंग्स है वो। नाउ उसके बाद से कहानी शुरू करते हो आप। नाउ उसके बाद क्या कर रहे हो, ब्लॉक इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट बाय द डिस्टेंस एल एंड रिलीज्ड। सॉरी, तो मैंने एल गलत लिख दिया, इसका मतलब एल ये नहीं है। Sorry, हाँ। तो नाउ द ब्लॉक इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट बाय द डिस्टेंस कैपिटल एल। ये चीज मतलब ये डिस्टेंस आपका कैपिटल एल है, ब्लॉक को राइट साइड शिफ्ट किया एंड रिलीज्ड एट रेस्ट। मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा मोशन, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर मोशन स्टार्ट। पहले यहां पर स्प्रिंग रिलैक्स है, ये लेंथ रिलैक्स्ड है, मतलब कि कोई एक्सटेंशन नहीं है। ये लेंथ भी रिलैक्स्ड है, कोई एक्सटेंशन नहीं है। उसके बाद आपने ब्लॉक को एल डिस्टेंस राइट साइड शिफ्ट किया और यहां से मोशन स्टार्ट कर दिया। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछे आपसे, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा। तो अब एक्सेलरेशन निकालनी है तो बिना फ्री बॉडी डायग्राम के तो आएगा नहीं। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम पे गए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास एम, और वो भी इनिशियल मोमेंट पर, इनिशियल वाला। तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg का फोर्स, एक सरफेस पर रखा है इसको, मतलब यहाँ पर एक सरफेस दिख रहा है आपको, तो जब सरफेस पर रखा होगा तो उसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाओगे, mg और नॉर्मल, ये दो फोर्स तो हो गए। उसके अलावा कौन से फोर्स होंगे, अब ये देखो, ये मास लेफ्ट वाले स्प्रिंग को क्या कर रहा है, मतलब इस मास के साथ ये जो लेफ्ट स्प्रिंग है, ये एक्सटेंडेड स्प्रिंग है या फिर कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, इसको आप देखो लेफ्ट वाली। सर एक्सटेंडेड। तो लेफ्ट स्प्रिंग, जी, तो लेफ्ट स्प्रिंग इस मास पर किधर फोर्स लगाएगी, जो लेफ्ट की स्प्रिंग है वो इस मास पर किधर फोर्स लगाएगी, लेफ्ट राइट सर डायरेक्शन। टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट साइड। देखो अगर आपने स्प्रिंग को खींचा है तो स्प्रिंग आपको खींचेगी, सिंपल सा लॉजिक है। लेफ्ट स्प्रिंग पुल्ड है या फिर पुश्ड है, आप बताओ। लेफ्ट वाली स्प्रिंग को इस मास ने क्या किया हुआ है, लेफ्ट स्प्रिंग को, पुल कर रहा फुल। है। तो Pull, स्प्रिंग भी पुल करेगा उसको, यानी कि स्प्रिंग इस मास को लेफ्ट साइड अपनी तरफ पुल करेगा। तो वो फोर्स आप यहाँ पे दिखाएंगे, वो फोर्स आप इधर दिखाओ, दैट इज पुल बाय लेफ्ट स्प्रिंग। और ये हुक्स लॉ के हिसाब से कितना होगा, तो इसका कांस्टेंट K1 मल्टीप्लाइड बाय, इसको आपने नॉर्मल लेंथ से कितना ज्यादा पुल कर रखा है, जो उसकी रिलैक्स लेंथ थी उससे कितना ज्यादा लेंथ उसकी आपने बढ़ाई हुई है, तो आंसर है L के बराबर। तो कांस्टेंट K1 मल्टीप्लाइड बाय L। अब राइट वाली स्प्रिंग पे आओ। राइट वाली स्प्रिंग यहाँ पर क्या हुई है, ये जो राइट की स्प्रिंग देख रहे हो आप, ये वाली, तो राइट स्प्रिंग ऑब्वियसली कंप्रेस है। तो कंप्रेस करने के लिए इसको ब्लॉक ने क्या किया होगा, ब्लॉक ने स्प्रिंग को पुश किया होगा या फिर ब्लॉक ने स्प्रिंग को दबा पुल किया होगा, किसी स्प्रिंग को पुश पुश। तो इसका मतलब इस ब्लॉक ने स्प्रिंग को अंदर की तरफ दबाया है, अंदर की तरफ पुश किया था, तो ये स्प्रिंग पलट करके उसका रिएक्शन देगी, पलट करके रिएक्शन। तो अगर इस ब्लॉक ने स्प्रिंग को राइट साइड पुश किया था तो स्प्रिंग ब्लॉक को लेफ्ट साइड पुश करेगा वापस, यानी इसके ऊपर एक लेफ्ट साइड फोर्स भी लगेगा, और एक और फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, और वो लेफ्ट वाला फोर्स बेसिकली है दैट इज द पुश बाय राइट स्प्रिंग। वो लेफ्ट स्प्रिंग की वजह से और ये राइट स्प्रिंग की वजह से। और ये भी हुक्स लॉ के हिसाब से कितना होगा, तो हुक्स लॉ के हिसाब से ये K2 मल्टीप्लाइड बाय, अब राइट वाली स्प्रिंग को कितने डिस्टेंस से कंप्रेस किया गया है, तो वो भी बिगिनिंग में रिलैक्स था, तो उसका कंप्रेशन भी L डिस्टेंस के बराबर है। समझ पा रहे दोनों का, एक लेफ्ट स्प्रिंग L अमाउंट, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि ये लेंथ 100 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, और ये लेंथ भी 100 सेंटीमीटर है, तो बट ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर आप इसमें 30 सेंटीमीटर आगे जाओगे मान लो, तो लेफ्ट स्प्रिंग तो 130 हो जाएगी, यानी कि वो 100 प्लस 30, लेकिन राइट स्प्रिंग तो 70 रह जाएगी ना। तो जितना आप लेफ्ट स्प्रिंग को इंक्रीज कर रहे हो उतना ही आप राइट स्प्रिंग को दबा भी रहे हो, दोनों का
कंप्रेशन इलोंगेशन सेम है, बस कॉन्स्टेंट्स अलग है, तो K1 मल्टीप्लाइड बाय एल और K2 मल्टीप्लाइड बाय एल करके ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब जब फ्री बॉडी डायग्राम बन गया तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो अगर इसकी एक्सेलरेशन को ए मान लिया लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, तो न्यूटन सेकंड लॉ, लेफ्ट साइड पर दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स K1L और उसी लेफ्ट साइड डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा K2L, क्योंकि नॉर्मल और mg तो आपस में बैलेंस कर जाएंगे। K1L प्लस K2L दो फोर्सेस हो गई लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, तो K1L प्लस K2L डिवाइडेड बाय मास m। इसके थ्रू आप निकाल सकते हो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ से आएगा। अब सेकंड पार्ट में क्या कहना चाह रहे देखो, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक व्हेन इट मूव्स बाय L/2, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक व्हेन इट मूव्स बाय L/2, इसको ध्यान से देखना। ये बताइए, जब ये ब्लॉक इस पॉइंट पर है जहां पर मेरा हाइलाइटर है, तो यहाँ पर लेफ्ट वाली स्प्रिंग इलोंगेटेड स्प्रिंग है। अगर ये ब्लॉक L/2 डिस्टेंस लेफ्ट साइड चला जाए, L/2 लेफ्ट साइड, तो अब राइट वाली स्प्रिंग अपने रिलैक्स वाली लेंथ से कितना ज्यादा स्ट्रेच होगी? अगर ये ब्लॉक L/2 देखिए L/2 होगा ना, क्योंकि अभी right at this moment the left spring is increased by a distance of L. If this block moves to the left side by half distance, L/2 distance, then the left spring is now only L/2 more than the original relaxed length. होगा ये चीज? यस। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे? अब फोर्सेस कैसे दिखाओगे? तो एक बार फिर से नॉर्मल mg वापस वैसे लगेंगे, आपको फोर्सेस स्प्रिंग्स की दिखानी है, क्योंकि हुक्स लॉ ये कहते हैं कि स्प्रिंग्स की लेंथ को अगर आप कम ज्यादा करोगे तो फोर्स बदल जाता है, उसका स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट नहीं चलता। तो अब लेफ्ट वाली स्प्रिंग का फोर्स और राइट वाली स्प्रिंग का फोर्स दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, एक लेफ्ट साइड की स्प्रिंग का फोर्स आएगा और एक राइट साइड की स्प्रिंग का फोर्स आएगा, और ये फोर्सेस कितने आएंगे समझिएगा। तो फोर्स बाय द लेफ्ट स्प्रिंग, फोर्स बाय द राइट स्प्रिंग, RS फॉर द राइट स्प्रिंग, LS फॉर लेफ्ट स्प्रिंग, कितना होगा ये? तो फोर्स बाय लेफ्ट स्प्रिंग निकालने के लिए क्या करेंगे? कांस्टेंट K1 मल्टीप्लाइड बाय जितना उसमें एलोंगेशन होगा। फोर्स बाय द राइट स्प्रिंग निकालने के लिए कांस्टेंट K2 मल्टीप्लाइड बाय जितना इसमें एलोंगेशन होगा। अब कितना एलोंगेशन होगा ये आपको बताना है। तो जब क्वेश्चन स्टार्ट किया गया था तब तो ये L डिस्टेंस आगे था, लेकिन यही ब्लॉक जब L/2 लेफ्ट चला जाएगा तो लेफ्ट की स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ से L/2 एक्सेस होगी, तो उस L/2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, और राइट वाली स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ से अब कितना कम रह गई है? नॉर्मल लेंथ से वो कितना? L/2 L/2 L/2। अब आपके पास ये दो फोर्सेस आ गए, L/2 और L/2, इन दोनों फोर्सेस को ऐड करोगे, ठीक है, और इससे आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे बी पार्ट में, यानी कि बी पार्ट की इक्वेशन ये बन जाएगी। फॉर द बी पार्ट आप लिखोगे K1 L/2 प्लस K2 L/2 इक्वल टू मास m मल्टीप्लाइड बाय a। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक व्हेन इट मूव्स बाय 3L/2, अब समझो 3L/2 पर क्या होगा? तीसरा पार्ट 3L/2, स्टार्टिंग यहां से हो रही है, यहां से अगर हम 3L/2 लेफ्ट जाते हैं, 3L/2 लेफ्ट, अलग से फिगर में दिखा देता हूं तुम्हें, अलग से फिगर में देखो। तो अभी हमारी सिचुएशन किस तरीके की थी? अभी सिचुएशन ये थी कि ब्लॉक यहाँ कहीं पे था, देखिए सिचुएशन आपकी कुछ ऐसी थी, अलग अलग से फिगर ड्रॉ करके दिखा दे रहे, और हमारी जो लेफ्ट वाली स्प्रिंग है वो नॉर्मल लेंथ से ज्यादा थी, लेफ्ट स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ से ज्यादा है और राइट वाली स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ से कम है, और इनकी नॉर्मल लेंथ हम यहाँ कहीं पे कह रहे हैं, यहाँ कहीं पर इसकी नॉर्मल लेंथ है, इस ग्रीन लाइन पर समझिएगा। और क्वेश्चन के बिगिनिंग में ये डिस्टेंस L है, क्वेश्चन के बिगिनिंग में ये L डिस्टेंस था। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि इस ब्लॉक को कितना चलना है, आप बताओ। क्वेश्चन की थर्ड पार्ट के हिसाब से इस ब्लॉक को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 3L/2
3L/2 कवर कराओ, कैसे जाएगा ये ब्लॉक? अगर ये ये ब्लॉक, डॉटेड लाइन के इधर साइड अगर L/2 ये चला ब्लॉक गया। यहाँ पे है, यहाँ से इसको अगर आप 3L/2 लेफ्ट लेके जाओ, यहाँ से 3L/2 लेफ्ट, तो यहाँ से 3L/2 लेफ्ट जाने का मतलब इस ग्रीन लाइन से और कितना उधर जाएंगे? L/2। 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 तो अब जाकर के आप कह सकते हो कि जो ब्लॉक M है ये ओरिजिनल वाले पॉइंट से, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट 3L/2 इधर गया। दिस इज नाउ ब्लॉक मूव्स बाय 3L/2। इससे जो लेफ्ट स्प्रिंग है अब वो इलोंगेटेड हो गई या कंप्रेस? लेफ्ट स्प्रिंग की बात करें, LS लेफ्ट स्प्रिंग और राइट स्प्रिंग, कंप्रेस्ड। कंप्रेस। compressed, कितना कंप्रेस हो गई है एज कंपेयर टू द नॉर्मल लेंथ? कितनी कंप्रेस है ये? L/2। L/2। अब ये लेफ्ट स्प्रिंग पुश करेगा इसको, क्योंकि कंप्रेस हुआ है ना, तो लेफ्ट स्प्रिंग जो है अगर कंप्रेस हुआ है तो ये इस ब्लॉक को राइट साइड पुश करेगा। ये डायरेक्शन बना फोर्स बाय द लेफ्ट स्प्रिंग का, जो कि हुक्स लॉ के हिसाब से K1, क्योंकि इसका कांस्टेंट K1 है, और ये अपने नॉर्मल लेंथ से, अपनी नॉर्मल लेंथ से L/2 डिस्टेंस कंप्रेस्ड है नॉर्मल लेंथ से, तो K1 मल्टीप्लाइड बाय L/2। और राइट वाली स्प्रिंग के बारे में बात करें अगर, राइट वाली स्प्रिंग की, तो राइट वाली स्प्रिंग यहाँ पर एलोंगेटेड है, और वो अपने नॉर्मल लेंथ से कितना एलोंगेटेड है? राइट वाली L/2। L/2। तो जो एलोंगेटेड स्प्रिंग है वो ब्लॉक को अपनी तरफ पुल करेगा, यानी उसका फोर्स भी अंदर की तरफ आएगा। एलोंगेटेड स्प्रिंग पुल करता है और कंप्रेस्ड स्प्रिंग पुश करता है, और दोनों सेम डायरेक्शन से, पुल बाय द राइट स्प्रिंग, और ये K2 मल्टीप्लाइड बाय L/2 होगा। तो अब कुल मिलाकर के हमारे पास F इक्वल टू ma जब लगाओगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए, दैट सम ऑफ फोर्सेस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्सेस में K1 L/2 का फोर्स भी राइट साइड डायरेक्शन में लग रहा है, K2 L/2 का फोर्स भी राइट साइड डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, तो टोटल फोर्स हो जाएगा K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय L/2 एंड इक्वल टू मास m मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। यहाँ से इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। बोले यस सर। स्प्रिंग फोर्स क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा अभी बताओ, क्योंकि इसमें यस सर, हो रहा है। यस सर। सभी लोगों, हाँ जी, कोई किसी को डाउट है तो पूछो भाई। नो डाउट सर। चलिए ठीक है। अब हमारे 4 फोर्स हो गए, नॉर्मल हो गया, टेंशन हो गया, ग्रेविटी हो गया, और अभी भी स्प्रिंग हो गया। 5वां फोर्स फ्रिक्शन, फिफ्थ एंड लास्ट फोर्स फ्रिक्शन फोर्स। देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं ना, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अभी तक आप न्यूटन लॉ में एक्सेलरेशंस निकालते चले जा रहे थे। आप जरा एक बार पैराग्राफ को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, जरा देखो क्या लिखा है। तो कह रहे हैं वी कंसीडर्ड अ केस वेयर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द सरफेस, बट नाउ लेट्स कंसीडर व्हाट हैपेंस दैट इफ वी अप्लाई अ फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, दैट यू अप्लाई अ फोर्स एंड स्टिल द ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट। फोर्स लगाने के बाद रेस्ट पे है, ठीक है। बाकी चीजें तो आपके मतलब की हैं, बट वो भी आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन बार बार क्या कह रहे हैं, इसका रीजन क्या हो सकता है? मतलब हम एक फोर्स लगाए और उसके बाद भी अगर बॉडी रेस्ट पे है, तो इसको कैसे जस्टिफाई करते हो कि आप एक बॉडी पर फोर्स लगाओ उसके बाद भी बॉडी स्टेज एट रेस्ट है? तो सर इस हमने जो फोर्स लगाया था वो उस बॉडी को मूव करने के लिए इनफ नहीं था, मतलब उसको कोई, मोशन करने के लिए। इसका मतलब देखिए न्यूटन लॉ क्या कहता है, न्यूटन लॉ कहता है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो दैट मीन्स कि फोर्स बैलेंस हो गया है। ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट का मतलब फोर्सेस आर बैलेंस, आप ये इसका सीधा सीधा रीजन दीजिए न्यूटन लॉ से।
तो कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है ना? इफ वी अप्लाई फोर्स, हम तो फोर्स लगा रहे हैं, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स। तो अगर आप अपना फोर्स लगा रहे हो और बॉडी रेस्ट पे है और न्यूटन कहता है कि फोर्सेस बैलेंस हैं, तो इसका मतलब जो फोर्स आपने लगाई है उसको किसी न किसी ने तो बैलेंस कर रखा है ना। तो उसको हम जस्टिफाई करते हैं बाय द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसका मतलब हम जो फोर्स लगाते हैं उसको ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा होता है। तो राइट साइड के फिगर में अगर आप देखो फर्स्ट केस में कि जिसमें एक बॉक्स को पुश कर रहा है, मान लो यहाँ पर एक बॉक्स को अगर पुश कर रहे हो और इनसफिशिएंट पुश का मतलब होता है कि बॉक्स हैवी है और आप जो फोर्स लगा रहे हो बहुत थोड़ा बहुत लगा रहे हो और उसकी वजह से बॉक्स रेस्ट पे है, मतलब आपका फोर्स उतना नहीं है कि आप इस ब्लॉक को चला पाओ। तो इसको जस्टिफाई कर देते हैं। इसको जस्टिफाई ये करते हैं कि हम लोग जब इसको पुश करेंगे तो ग्राउंड इस बॉडी के ऊपर अपोजिट फोर्स लगाती है, ग्राउंड इस बॉक्स के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं। नॉर्मल तो लगेगा ही, नॉर्मल पहले भी लग रहा था, देखिए नॉर्मल पहले भी लग रहा था, नॉर्मल तो अभी भी लग रहा होगा, बट नॉर्मल के साथ साथ अब एक नया फोर्स लगने लगा और वो है फ्रिक्शन फोर्स का कंसेप्ट। उसके बाद हम कह रहे हैं जस्ट सफिशिएंट फोर्स, मतलब कि अबाउट टू मूव, और इनफ का मतलब आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी चल भी सकती है। और दो बातें मेरी सुनो आप ध्यान से, दो बातें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते लोग ये मान लेते हैं कि जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो सर। तो क्या क्या गलत है इसमें? मूविंग बॉडी पे फ्रिक्शन लगेगा। नहीं नहीं, उसका कैसे रेजिस्टेंस हो सकता है? अभी आप देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यार, कि इफ वी अप्लाई अ फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट, इस बात को समझिएगा। देखिए बॉडी रेस्ट पे बॉडी का रेस्ट पे होना इंपॉर्टेंट नहीं है, किन कंडीशंस में वो रेस्ट पे है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फ्रिक्शन और वो इक्वल। नहीं, मैं तो स्टेटमेंट कह रहा हूँ ना यार, ट्रू और फॉल्स आ जाए तो क्या लिखोगे? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट मस्ट बी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। इज इट ट्रू और फॉल्स? इस लाइन को समझो, सुनो सुनो सुनो, इस लाइन को समझो। हाँ सर हाँ ये स्टेटमेंट तो सर फॉल्स है क्योंकि सर फ्रिक्शन फोर्स हमने कोई फोर्स लगाया नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस किसको करेगा? राइट, वही बोल रहा हूँ एग्जैक्टली, कि बॉडी का रेस्ट पे होने के साथ साथ एक कंडीशन है। आपको ना यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, that now what happens with the static friction if we don't apply a force at all। मतलब आप फोर्स लगाओ ना और बॉडी रुकी रहे, देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन आपके फोर्स लगाने के बाद आएगा, लेकिन तब आएगा कि जब आपने फोर्स लगाई, बॉडी फिर भी मूव नहीं कर पाई, तब आप कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन है। और इसके बाद कह रहे हैं कि इफ वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स देन द स्टैटिक फोर्स गेट्स बिगर एंड बिगर। और एक ऐसा टाइम आता है जब आपका फोर्स इतना सफिशिएंट होता है कि ये बॉडी मूव करने लगती है, तो हम ये कहते हैं कि इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन हैज रीच्ड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। समझाते हैं फिर से एक बार। मतलब सर ये वेरिएबल फोर्स है? मतलब देखिए, जब ये आप जितनी इंटेंसिटी से इस बॉक्स को पुश करोगे, फ्रिक्शन भी उतनी इंटेंसिटी से लगेगा। आप थोड़ा सा पुश करेंगे तो फ्रिक्शन थोड़ा सा लगेगा, आप ज्यादा करोगे तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। लेकिन ये कहा जाता है नेचर में कि फ्रिक्शन की वैल्यू एक हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है, उसकी एक लिमिटेड वैल्यू है, उसकी एक अपर लिमिट डिफाइन होती है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं कर सकता। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर अगले फिगर्स में दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले फिगर में क्या होगा? नो पुश एंड ब्लॉक इज एट रेस्ट। कितना फ्रिक्शन दिखाओगे? आप इस ब्लॉक को पुश नहीं कर रहे हो और ब्लॉक रेस्ट पे है, क्या बोले कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पर? 0। बाकी में देखो, यही मैं कह रहा हूँ कि ब्लॉक का रेस्ट पे होना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने कोई फोर्स तो लगाई दी वहां पर। एक और लाइन यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, यहाँ पर एक और लाइन लिखी हुई है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर डूइंग टू द सिस्टम। हम लोग क्या कर रहे हैं। तो अ ब्लॉक इज एट रेस्ट
कोई पुश नहीं कर रहे हैं इसको, मतलब हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब नो फ्रिक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शन 0, नो फ्रिक्शन। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा लिटिल पुश, मतलब थोड़ा सा पुश किया इसको, एंड द ब्लॉक स्टेज एट रेस्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस समझो, यहाँ पर भी रेस्ट पे है और यहाँ पर भी रेस्ट पे है, बट इन दोनों रेस्ट में फर्क किस चीज का है? पहली वाले कंडीशन में ब्लॉक ब्लॉक इसलिए रेस्ट पे है कि वहां पर कोई कोशिश ही नहीं की गई, कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया गया, और दूसरे वाले में ब्लॉक रेस्ट पर है, लेकिन तब है जब आपने उस बॉडी को पुश किया था, लेकिन फिर भी वो रेस्ट पे है। तो इन दोनों में फर्क है। दूसरे वाले केस में फ्रिक्शन दिखाओगे, दूसरे वाले में जो आप इसको पुश कर रहे हो उसके अपोजिट साइड पे जाकर के इस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स दिखाओ, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा। तीसरे वाले में लिटिल मोर पुश, मतलब पहले थोड़ा सा, अब उसमें मोर कर दिया, कुछ बढ़ा दो, और फिर भी ब्लॉक स्टेज एट रेस्ट है, अभी भी ब्लॉक नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब फिर फ्रिक्शन लग रहा होगा, अभी भी फ्रिक्शन लग रहा होगा स्टिल। और न्यूटन लॉ फॉलो करते रहो जरा। न्यूटन लॉ फॉलो करने के हिसाब से क्या होगा, जब कोई बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है कि जो आप पुश कर रहे हो और जो फ्रिक्शन लग रहा है, इसमें से कौन सा फोर्स बड़ा होगा, या दोनों बराबर फोर्स माने जाएंगे अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो? सर इक्वल फोर्स। इक्वल। दैट मींस इफ अगर हम लिटिल पुश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन भी लिटिल होगा, थोड़ा सा होगा, राइट? फ्रिक्शन भी लिटिल सा आएगा, छोटा सा। लिटिल मोर पुश, फ्रिक्शन लिटिल मोर, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन वो आपके बराबर हो जाएगा, जितना आप लगा रहे हो उसके बराबर रहेगा, तभी बॉडी रेस्ट पे होगी। मोर पुश, मोशन अबाउट टू स्टार्ट, बट स्टार्ट नहीं हुआ अभी, मोशन अबाउट टू स्टार्ट बट नॉट स्टार्टेड, होने वाला है बस अब। जैसे आप कहते हो ना कभी कभी कि फ्लाइट का टाइम हो गया, फ्लाइट छूटने वाली है, अभी छूटी नहीं है, इसका मतलब छूटने वाली है, समय हो गया उसका। तो ब्लॉक चलने की कंडीशन में आ चुका है, चलने वाला है लेकिन अभी चला नहीं है। तो जब ये सिचुएशन आती है तो इसको हम कहते हैं कि नाउ इट इज जस्ट स्लिप कंडीशन, जस्ट स्लिप कंडीशन, जब वो बॉडी का मोशन अब चल नहीं वाला है बस। अभी भी फ्रिक्शन लग रहा होगा क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी है तो रेस्ट पे ही, अभी भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, बैकवर्ड फ्रिक्शन विच इज मोर। लेकिन अब हम कहते हैं कि नाउ दिस फ्रिक्शन हैज रीच्ड मैक्सिमम वैल्यू, रीच द मैक्सिमम वैल्यू। इसको कहते हैं कि फ्रिक्शन जस्ट स्लिप कंडीशन में है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर चुका है। अब इसके बाद अगर आपने थोड़ा सा भी और पुश किया बॉडी को, तो अब वो बॉडी मोशन स्टार्ट कर देगी। आई बात समझ में? यस सर। यानी कि स्टार्टिंग विद फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो, स्टार्टिंग विद द फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो, इट गोज टू फ्रिक्शन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इट गोज टू सम मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे कर सकते हो आप कि आप जैसे जैसे बॉडी पर अपना फोर्स बढ़ाते चले जाओगे, फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है, बढ़ते 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 एक हाईएस्ट वैल्यू तक जाती है। उसके बियॉन्ड फ्रिक्शन में फर्दर कोई इंक्रीमेंट होने वाला नहीं। तो उसके बाद अगर आपने अपना फोर्स और बढ़ाया, तो ये ब्लॉक अब रेस्ट पे नहीं मिलेगा आपको, अब ये ब्लॉक अपनी जगह से आगे हिल जाएगा, मूव कर जाएगा। और इसीलिए जो फ्रिक्शन का ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा कि जैसे जैसे आप अपना पुश इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। दोनों के बीच एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इनफैक्ट दोनों हमेशा बराबर होंगे। दोनों हमेशा इसलिए बराबर होंगे क्योंकि न्यूटन की फर्स्ट लॉ के हिसाब से बॉडी रेस्ट पे है, तो अगर कोई एक फोर्स बड़ा हो गया इन दोनों में से, तो एक अनबैलेंस फोर्स आएगी, और अनबैलेंस फोर्स और बॉडी का रेस्ट साइमल्टेनियस पॉसिबल नहीं है। रेस्ट मतलब ये बैलेंस होना चाहिए। तो आप अपना फोर्स बढ़ाओ, फ्रिक्शन बढ़ेगा। आप अपना फोर्स और बढ़ाओगे, फ्रिक्शन और बढ़ेगा। आप अपना फोर्स और बढ़ाओगे, फ्रिक्शन और बढ़ेगा। लेकिन फ्रिक्शन के बढ़ने की एक लिमिट है जिसको कहा जाता है मैक्सिमम वैल्यू। उसी को कहीं कहीं पर लिमिटिंग वैल्यू भी कहा गया है, लिमिट ऑफ फ्रिक्शन कह सकते हो। और ये डिपेंड करता है सरफेसेस के ऊपर, ये कितने रफ सरफेसेस हैं, उन पे डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन की क्या एक लिमिट बनेगी। अब आया स्टेटमेंट समझ में कि फ्रिक्शन के बारे में क्या बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इट विल इंक्रीज अप टू द मैक्सिमम वैल्यू।
बोलिए। यस सर, यस सर, यस यस सर। सर। अच्छा, अब एक और बात समझो, जब हम इस ब्लॉक को पुश नहीं कर रहे थे, फर्स्ट फिगर, पहली वाली फिगर, जब हम इस ब्लॉक पर कुछ नहीं कर रहे थे, तो क्या यहाँ नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा? ब्लॉक रखा है तो क्या नॉर्मल लगाओगे इस पे? नॉर्मल लगेगा। यस सर लगेगा। लगेगा ना, नॉर्मल तो लगेगा ना। यस सर, ठीक, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यहाँ पर भी लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल तो सब जगह लगेगा। तो नॉर्मल देखिए, नॉर्मल यानी यहाँ पर नॉर्मल है, एन है, फ्रिक्शन नहीं है। यही चीज मैंने पीछे यहाँ पर लिखी हुई है। वी स्टिल हैव द नॉर्मल फोर्स, स्टिल है मतलब नॉर्मल पहले भी था, नॉर्मल अभी भी है, बट नाउ बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, there is another kind of contact force now is what we call static friction, the tangential part of that। क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि फ्रिक्शन नहीं था, नॉर्मल तब भी लग रहा था, नॉर्मल अब भी लग रहा, लेकिन अब नॉर्मल के साथ और कौन सा फोर्स आ गया? फ्रिक्शन आ गया। और ये नॉर्मल और ये फ्रिक्शन दोनों को लगा कौन रहा है? फोर्स हमेशा कहीं ना कहीं से अप्लाई किया जाता है। तो कौन है जो इस फ्रिक्शन फोर्स को अप्लाई कर रहा है? कौन है जो इस नॉर्मल फोर्स को अप्लाई कर रहा है? तो आंसर क्या है? फ्लोर, ग्राउंड। यस, ग्राउंड। तो फ्रिक्शन भी ग्राउंड की वजह से है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बाय ग्राउंड है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो भी बाय ग्राउंड है। तो अगर कोई पूछे कि टोटल फोर्स बाय ग्राउंड कितना है, टोटल फोर्स क्या लगा रहा ग्राउंड, तो टोटल फोर्स बाय ग्राउंड अगर आप बताओगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? टोटल फोर्स बाय द ग्राउंड, इसको कहीं कहीं पर कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहेंगे। टोटल फोर्स बाय ग्राउंड का मतलब होता है एक तरीके से कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। और इक्वल टू एन प्लस एफ नहीं, ये वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स हैं और ये 90 डिग्री के वेक्टर हैं, तो ये सिंपली एन प्लस एफ एफ नहीं होंगे, वेक्टर वाला फॉर्मूला चलेगा। और वेक्टर के फॉर्मूले के हिसाब से इनका टोटल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। हाँ, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं इसको। कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे आप, इसको ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट पे ध्यान सुनना। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। एन प्लस एफ नहीं कर सकते आप, क्योंकि एन और एफ सेम डायरेक्शंस में नहीं है, 90 डिग्री के डायरेक्शंस में है। और यहाँ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर वाली थ्योरी आएगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ थीटा 90 है। आ रही बात समझ में ये चीज? यस सर, यस सर। अच्छी बात है। अब देखो, तो इसमें से एडजस्टेबल फोर्स कौन सा है? मतलब अगर आप अपना पुश को इंक्रीज कर रहे हो तो एडजस्ट क्या हो रहा है? नॉर्मल एडजस्ट हो रहा है कि फ्रिक्शन एडजस्ट हो रहा है? मतलब पहले वाले फिगर में नॉर्मल बराबर mg, दूसरे फिगर में फिर नॉर्मल बराबर mg होगा, तीसरे फिगर में नॉर्मल बराबर mg, चौथे फिगर में भी नॉर्मल बराबर mg, यानी कि नॉर्मल हमेशा mg के बराबर है। लेकिन पहले वाले फिगर में फ्रिक्शन 0, दूसरे वाले फिगर में फ्रिक्शन थोड़ा सा है, लिटिल, थर्ड वाले फिगर में फ्रिक्शन लिटिल मोर, थोड़ा सा बढ़ गया वो। तो एडजस्ट कौन कर रहा है अपना? लास्ट वाले में जाकर के, लास्ट वाले केस में फ्रिक्शन मैक्सिमम हो चुका है। कौन सा फोर्स एडजस्टेबल हो रहा है यहाँ पर? कौन सा फोर्स अपनी वैल्यू को बढ़ाता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है? नॉर्मल वाला वैल्यू या फ्रिक्शन वाला वैल्यू? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो फ्रिक्शन है ये सेल्फ एडजस्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? सेल्फ एडजस्टेबल वर्ड का मतलब कि जितना ज्यादा आप पुश करते चले जाओगे बॉडी को, फ्रिक्शन उतना ज्यादा इंक्रीज करता चला जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ ले, अगर कोई क्वेश्चन ये पूछे कि बताओ मिनिमम कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, अगले पेज पर पूछते हैं आपसे, इसमें ज्यादा हो जाएगा। आप बताओ व्हाट इज द मिनिमम कांटेक्ट फोर्स एंड व्हाट इज मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स? मिनिमम कांटेक्ट फोर्स और मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स क्या होंगे?
तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या, तब तो उसका मिनिमम मैक्सिमम निकालोगे ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स को हम बता रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स इज रिजल्टेंट ऑफ, जिनको ना मालूम हो उनको बता दें, इट द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, एफ फॉर फ्रिक्शन, बट एन प्लस एफ करके अपनी बेवकूफी मत दिखाना, ये रॉन्ग है। वाई इट इज रॉन्ग, क्यों गलत है ये? रिजल्टेंट ऑफ एन एंड एफ का मतलब ये थोड़ी है कि मान लो ये 20 है और ये 10 है तो आप 30 कर दोगे भाई, वेक्टर वाला रिजल्ट, राइट, वेक्टर रिजल्टेंट। आपको मैं लिख दे रहा हूँ, ये सब गलतियां ना करना है, ये वेक्टर रिजल्टेंट है तो ये तो गलत है, ये नहीं करना आपको। तो सही क्या है? सही है रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड, राइट एफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट वेक्टर के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम से चलेगा ये। तो उसमें मिनिमम कितना होगा? तो देखिए ये रूट ऑफ एन तो हमेशा mg के बराबर है, एन इज ऑलवेज mg प्लस एफ स्क्वायर। अब फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है? तो जो f इक्वल टू 0 है यही इसकी मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की जो है वो यहाँ पर है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, तो जब मिनिमम कांटेक्ट चाहिए तो मिनिमम फ्रिक्शन 0 का स्क्वायर कर देंगे, और जब मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स निकालना होगा तो फिर mg का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करेंगे। लेकिन अब ये बार बार ये उठ रहा है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इसका भी तो कोई लॉ होना चाहिए। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा ये भी तो कोई बताएगा मुझे। तो इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस नॉर्मल के साथ रिलेटेड है, नॉर्मल की वैल्यू और फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू का आपस में एक रिलेशन है इनका, और वो चीज हमने कवर की हुई है प्रॉपर्टीज एंड लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में। पहली लाइन को समझते हैं, फर्स्ट लाइन, फ्रिक्शन फोर्स आइदर अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और द एक्चुअल मोशन टेकिंग प्लेस बिटवीन द टू सर्फेसेस। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब हुआ? नहीं समझ में आ रहा आपको? टेंडेंसी वर्ड का मतलब देखो, टेंडेंसी वर्ड का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि टेंडेंसी का क्या मतलब है, यहीं पर फिगर में समझा दे रहे हैं, या नेक्स्ट पेज पे आते हैं एक बार फिर से, आपको ना टेंडेंसी वर्ड का मतलब समझाते हैं क्या होगा। सपोज दैट कि आप एक दिन के लिए मजदूर बन गए, ठीक, और एक दिन के लिए जब आप मजदूर बन गए तो आपको जो मजदूरी मिली है वो ये मिली है कि आपको पहाड़ के ऊपर कोई सामान लेके जाना है, ठीक है ना, हिल्स पर कोई सामान लेके जाना है, ये आपकी मजदूरी है। दैट मीन्स इसको इंक्लाइंड प्लेन कर दूं, ठीक है। तो आप एज अ मजदूर क्या कर रहे हो? आप इस बॉक्स को धक्का दे रहे हो, आप इसको पुश कर रहे हो ऊपर की तरफ बाय द फोर्स F, मास m है, ठीक है। लेकिन आपके आपकी बॉडी में उतनी ताकत नहीं है, और आप जब इसको फोर्स लगा रहे हो तो ये मास रेस्ट पे तो है, ये मास रेस्ट पे है, लेकिन अगर आप अपना फोर्स थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा कम कर दो, मतलब आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा ब्रेक हो जाए और अपना फोर्स आप थोड़ा सा कम कर दें, तो ये फिर नीचे फिसल सकता है। दैट मीन्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अबाउट टू मूव है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अबाउट टू मूव है। आप लोगों के साथ कभी नहीं हुआ कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पर कोई चीज को धक्का दो और वो ऊपर जाने की बजाय वापस नीचे फिसल जाए? करके देख लीजिए आप, किसी भारी चीज को इंक्लाइंड प्लेन पर धक्का दो, हैवी चीज को, तो जरूरी नहीं है कि ऊपर जाएगी वो, कभी कभी क्या होता है कि वो बॉडी और आप दोनों लोग नीचे आ जाते हो। और वहीं पर अगर आपकी बॉडी की ताकत ज्यादा है, आप में स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि आप उस बॉडी को पुश करो, और पुश करने के बाद बॉडी तो रेस्ट पे है, लेकिन अगर आप अपना पुश थोड़ा सा बढ़ा देते हो, थोड़ा सा बढ़ा देते हो, तो ये बॉडी ऊपर जा सकती है, अबाउट टू मूव। तो दोनों कंडीशंस में हमारी बॉडी रेस्ट पे है, दोनों में रेस्ट पे है, यहाँ भी रेस्ट पे हो और आप यहाँ भी रेस्ट पे हो, लेकिन दोनों में फर्क क्या हो रहा है? यहाँ पर हम फोर्स थोड़ा सा कम करेंगे तो बॉडी नीचे गिर जाएगी, और यहाँ पर फोर्स थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो बॉडी ऊपर चली जाएगी। तो अब हम क्या कह रहे हैं
कि अगर हम इस फोर्स को थोड़ा सा कम करते हैं और बॉडी नीचे गिर सकती है, गिर रही नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी इज एट रेस्ट, लेकिन अगर आप अपना फोर्स थोड़ा सा कम करो तो ये बॉडी नीचे गिर जाएगी। इसको कहा जाता है टेंडेंसी, कि जो चीज हुई नहीं लेकिन हो सकती है। टेंडेंसी ऑफ मोशन इसको कहते हो आप, कि एक्चुअल में मोशन हुआ नहीं है, एक्चुअल में कोई मोशन नहीं हुआ, लेकिन टेंडेंसी मतलब टेंड कर रहे हैं, टेंडिंग मोशन जिसको कहते हो आप, कि मोशन हो सकता है इस तरफ। कब हो सकता है? अगर इस फोर्स को हम थोड़ा सा कम कर देंगे तो हो जाएगा। और दूसरे वाले फिगर में हमारा टेंडेंसी ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है। क्यों ऊपर की तरफ है? टेंडेंसी ऑफ मोशन ऊपर क्यों है यहाँ पर? क्योंकि हमको ये पता है कि ये फोर्स अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें, इफ एफ इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, स्लाइटली इंक्रीज्ड, बॉडी मूव्स अप, बॉडी विल मूव अप। ये दिया हुआ है आपको, ये सब क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है। तो दो बातें होनी चाहिए, कि बॉडी होनी तो चाहिए रेस्ट पे। अब आप फ्रिक्शन किधर दिखाओगे? देखो फर्स्ट फिगर में टेंडेंसी ऑफ मोशन नीचे है तो हम कहेंगे इसके ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऊपर है, और दूसरे फिगर में टेंडेंसी ऑफ मोशन ऊपर है तो हम कहेंगे फ्रिक्शन नीचे है। यही मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट साइड पर जाएगा, अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या फिर एक्चुअल मोशन। तो एक्चुअल मोशन तो हो ही नहीं था ना, एक्चुअल मोशन जब होगा तो बात की बात करेंगे, मोशन हुआ नहीं है, फिर बोल रहा हूं आपसे। एक और एग्जांपल में ऐसे समझ सकते हो, और चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो। मान लो एक सरफेस के ऊपर हमने कोई ब्लॉक रखा। एक और एग्जांपल दिखा देते हैं आपको, क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शंस में कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं इसमें। और मान ले दो लोग हैं, दो पर्सन्स हैं, वो दो पर्सन्स इस ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ से पर्सन ए है और दूसरी तरफ से पर्सन बी है। पर्सन ए इसको राइट साइड पुश करता है बाय द फोर्स F1, और पर्सन बी इसको लेफ्ट साइड पुश करता है बाय द फोर्स F2, और ये मास m रेस्ट पे है। तो पहली बात तो ये बताओ कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पुश कर रहा होगा, किसका फोर्स ज्यादा होगा? दोनों अगर उस मास को पुश कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में F1 F2 की फोर्सेस से, लेकिन मास रेस्ट पे है, सर इक्वल होगा। सर इक्वल फोर्सेस हैं। इक्वल होगा। अब बताओ इसमें फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा? बता सकते हो आप सर फ्रिक्शन तो किधर होगा? सर नहीं रख रहा होगा। हाँ, नहीं लग तो रहा। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सुनो। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि इफ वी नो, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन में दिया हो, इफ वी नो दैट F1 is more than F2 and still m is at rest, तो फ्रिक्शन किधर दिखाओगे? फिर भी मास रेस्ट पे है, अब फ्रिक्शन किधर दिखाओगे इसमें? सर F1 की एक ही डायरेक्शन में। ठीक है ना। F1 मोर देन F2 मतलब अनबैलेंस फोर्स किस तरफ है? अनबैलेंस फोर्स किधर हुआ? राइट साइड। तो उसके अपोजिट फ्रिक्शन दिखाओ, उसके अपोजिट। और अगर मैं कह दूं कि इफ वी नो दैट F1 is less than F2, still m is at rest, तब क्या कहोगे? सर B की डायरेक्शन में। है ना। और तीसरा, तीन केसेस बताओ। इफ वी नो दैट F1 इक्वल टू F2 एंड स्टिल m is at rest, There is no friction. नो फ्रिक्शन। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि रेस्ट पे होगा तो फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, अगर किसी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स है और तब भी बॉडी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन होगा वहां पर। तो फर्स्ट केस में अगर F1 ज्यादा है F2 से तो अनबैलेंस फोर्स राइट साइड हो जाएगा, तो बॉडी के चलने के चांसेस राइट साइड पे रहेंगे, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप अपोजिट यानी कि लेफ्ट दिखाओगे। फर्स्ट केस में फ्रिक्शन लेफ्ट, सेकंड केस में फ्रिक्शन राइट, और थर्ड केस में फ्रिक्शन किधर दिखाओगे? थर्ड केस में फ्रिक्शन की वैल्यू तो 0. हाँ, क्योंकि जब दोनों तरफ से बराबर पुश कर रहे हो तो एक तरीके से इस बॉडी पर कोई फोर्स है ही नहीं, और ये पिछला वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया कि अगर बॉडी रेस्ट पे है लेकिन उस पर कोई फोर्स ही नहीं है
कोई फोर्स है ही नहीं उसको, तो हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा। मेरे इतना बताने के बाद भी आप ये गलती करोगे, मैं इस बात के लिए पूरा श्योर हूँ, 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इतना समझा दूंगा, उसके बाद भी आप यही गलती करके आओगे। आप यही लिख करके आओगे कि बॉडी रेस्ट पे होती है तो फ्रिक्शन लगता है, ये लिख करके आओगे। और मैं बार बार समझा रहा हूँ कि बॉडी रेस्ट पे होने से फ्रिक्शन नहीं लग रहा, फ्रिक्शन की वजह से बॉडी रेस्ट पे है। मतलब एक बॉडी को मैं पुश कर रहा हूं और उसके बाद भी वो रेस्ट पे है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। रेस्ट पे है इसलिए फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है इसलिए वो रेस्ट पे है। दोनों का मतलब अलग नहीं निकल रहा है। यस मतलब फ्रिक्शन कॉज ऑफ रेस्ट है या रेस्ट कॉज ऑफ फ्रिक्शन है? सो फ्रिक्शन है कॉज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से आप जो बॉडीज को पुश करते हो या बॉडीज को जो पुल करते हो और वो नहीं चल पाते अगर, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। यही इस पूरे चैप्टर की समरी है। तो ये हो गया हमारा टेंडेंसी के कंसेप्ट की टेंडेंसी क्या होती है। इसके बाद टेंडेंसी के बाद अभी इसको बहुत डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे आपको ना, इसको बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, बट वन बाय वन करके आपको समझाएंगे टेंडेंसी का क्या मतलब है। एक मैं एग्जांपल ले लूं, फिर इसके बाद आपको प्रॉपर्टीज और समझा देंगे। देखिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लिमिट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिट ऑफ फ्रिक्शन एंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन। आप समझो, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर हम एक बॉडी को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं लेकिन बॉडी चल नहीं रही है, आप बॉडी को पुश कर रहे हो पुल कर रहे हो फिर भी चल नहीं रही है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। तो फर्स्ट केस में फ्रिक्शन किधर की तरफ होगा? पहले वाले क्वेश्चन में फ्रिक्शन किस तरफ होगा? देखो, तो जो आप पुश कर रहे हो उसकी वजह से चांसेस किस तरफ बन रहे हैं? अगर अगर मान लो चल जाती, अगर ये बॉडी चल जाती तो किधर चलती? राइट चलती या लेफ्ट चलती या फिर किधर सर जाती? राइट साइड राइट। राइट तो उसका राइट उसका अपोजिट क्या होगा? लेफ्ट। इसको हम टेंडेंसी कहते हैं। अब ये तो आप कॉमन सेंस से लगाओगे ना, मैंने पहले भी कहा था कि डायरेक्शंस आपको ना ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। अब ऐसे ही मिडिल वाले फिगर में केस नंबर 2 में अगर आप बॉडी को बैकवर्ड साइड से पुश करोगे तो जाएगा तो कहाँ जाएगा? मतलब इतना तो कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि वो राइट साइड जाएगा कि लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है ना? आप राइट राइट, तो जाएगा राइट साइड, इसका मतलब फ्रिक्शन लेफ्ट लगाएंगे जिस तरफ जाने के चांसेस हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बॉडी चली गई, लेकिन जाएगी तो उधर ही जाएगी। और तीसरे वाले केस में अगर आप बॉडी के टॉप फ्रंट साइड से उसको पुल कर रहे हो, सूटकेस का एग्जांपल है, सूटकेस को आप पुल करो तो कहाँ जाएगा वो? ये भी राइट साइड, राइट नहीं आएगा। ये भी राइट तो इसका मतलब फ्रिक्शन बैकवर्ड आएगा। तो ये तो हुआ फ्रिक्शन की डायरेक्शन। अब आता है इस फ्रिक्शन की लिमिट होती है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जो यहाँ पर समझाया था कि मिनिमम 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की कितनी होती है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है ये समझा रहा हूँ आपको। तो वो आपको बता दें, जिसको लिमिट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है, ये आपके लिए एक लॉ है, द लॉ, एंड इट सेज दैट द लिमिट ऑफ फ्रिक्शन विच इज ऑल्सो द मैक्सिमम फ्रिक्शन इज नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर। नॉर्मल को एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और उसको म्यू से डिनोट करते हैं, बॉटम पर एस लिखते हो, और इसको रीड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये आप नॉर्मल, इससे आप पता लगाओगे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और एन स्टैंड फॉर द नॉर्मल, एन फॉर द नॉर्मल। ये लॉ है, आई मीन ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, कोई थ्योरेटिकल लॉ नहीं है, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है इसका, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये कंक्लूजन आई थी कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के प्रपोर्शन में चलती है, प्रपोर्शन टू नॉर्मल, और उसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाया गया है। जैसे कि अब नॉर्मल कितना होगा? तो फर्स्ट वाले फिगर में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा और mg नीचे होगा। सेकंड वाले में भी ऐसे ही होगा, नॉर्मल ऊपर mg नीचे। थर्ड वाले में भी नॉर्मल ऊपर mg नीचे। लेकिन
तीनों में नॉर्मल mg से अलग अलग आएगा। देखो क्यों अलग आएगा। फर्स्ट केस में अगर आप वर्टिकल डायरेक्शंस को देखेंगे, वर्टिकल डायरेक्शंस को, तो नॉर्मल बराबर mg होगा। लेकिन सेकंड केस में ऐसा नहीं होगा। सेकंड केस में इसलिए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बता रहे हैं कि जो आप ये इसको पुश कर रहे हो ना, इसको कंपोनेंट्स में जब ब्रेक करोगे तो इसका एक डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। तो अगर ये थीटा एंगल बने तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं ना उसको रिजॉल्व करिए, उसके कंपोनेंट करिए। तो उसका एक कंपोनेंट इधर एफ साइन थीटा और एक कंपोनेंट इस तरफ एफ कॉस थीटा। तो ये जो एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ये भी डाउनवर्ड है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है और नॉर्मल अपवर्ड है। तो इनके बीच आपस में बैलेंसिंग हो जाएगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg प्लस डाउनवर्ड डायरेक्शन का एफ साइन थीटा ये मिल करके बैलेंस हो जाएंगे नॉर्मल से। और यही चीज अगर हम तीसरे केस में करें, सेम चीज अगर हम तीसरे केस में करेंगे, देखो क्या होगा। तो फोर्स एफ, मान लो इसको अगर हम इस तरफ और इस तरफ रिजॉल्व करते हैं, इनको इन डायरेक्शंस में रिजॉल्व करें, और ये एंगल थीटा, तो इधर एफ कॉस थीटा और इस तरफ एफ साइन थीटा। अभी 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 क्या हुआ कि एफ साइन थीटा ऊपर है, अब नॉर्मल किधर है, ऊपर, mg किधर है, डाउन। अब बैलेंसिंग करो जरा, इनकी बैलेंसिंग करो। तो अब बैलेंसिंग में नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा दोनों सेम डायरेक्शन वाले मिल करके बैलेंस कर देंगे mg को, यानी कि नॉर्मल बराबर mg माइनस एफ साइन थीटा। यहाँ पर नॉर्मल तो ऑलरेडी आ रहा है, इसको कुछ करना नहीं मेरे को, और ये mg, मतलब फर्स्ट केस में n इक्वल टू mg है, सेकंड केस में n मोर देन mg बन रहा है, और थर्ड केस में n लेस देन mg बन रहा है। तो पहले तो ये भी आपका एक कंसेप्ट सही करना पड़ेगा। नॉर्मल हमेशा mg के बराबर नहीं होता, कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कभी कम भी हो सकता है। अब ये जो नॉर्मल फोर्स आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, इसको म्यूएस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ फ्रिक्शन, अगर ऐसे पूछा रहा है कि लिमिट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो लिमिट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए म्यूएस को मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल से, बट नॉर्मल mg के बराबर है, तो म्यूएस mg ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। सेकंड वाले में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन या उसको लिमिट ऑफ फ्रिक्शन कह दो, दोनों का मतलब एक ही है। तो म्यूएस मल्टीप्लाइड बाय दिस नॉर्मल, बट नॉर्मल क्या है यहाँ पर, mg प्लस एफ साइन थीटा। तीसरे वाले में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कोई पूछे कि कितनी होगी, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यूएस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, एंड नॉन नॉर्मल इन दिस केस इज mg माइनस एफ साइन थीटा। ये लॉ है, इसमें ये आप ये मत पूछना कि ये कहाँ से आया, ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आया है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यूएस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। बट नॉर्मल कितना होगा ये तो डिपेंड करता है कि आप बॉडी को किस तरीके से पुश कर रहे हो, बॉडी को किस तरीके से पुल कर रहे हो, उसमें क्या डायरेक्शन लगा रहे हो उसमें। तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग मैक्सिमम फ्रिक्शन आता है, लिमिट ऑफ फ्रिक्शन आता है। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है आपसे, लास्ट पॉइंट, कि फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन। मतलब पहले वाले केस में हम कितना पुश करें बॉडी को ताकि ये चले, ये क्वेश्चन, कितना पुश करोगे कि ताकि ये बॉडी चले। मोर देन यूएस mg, मतलब यूएस mg। USMG से ज्यादा, हाँ। मतलब हाँ, क्योंकि जब तक फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए दैट मीन्स रिक्वायर्ड फोर्स, अगर आपसे पूछा जाए कि रिक्वायर्ड फोर्स टू स्टार्ट मोशन, अगर आपसे कहा जाए कि मोशन स्टार्ट करना है, तो जो पुश कर रहे हो कैपिटल एफ, इट शुड बी मोर देन मैक्सिमम फ्रिक्शन, उससे ज्यादा होना चाहिए। आप मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाओ, बॉडी चलेगी। सेकंड वाले में, सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में समझो जरा। सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि जो ये एफ साइन थीटा है ये तो एडजस्ट हो गया नॉर्मल के साथ, एडजस्ट इन नॉर्मल हो गया, ये एन में चला गया, बचा सिर्फ आपके पास एफ कॉस थीटा। तो ये जो एफ कॉस थीटा है ये हमारे लिए कहलाता है ड्राइविंग फोर्स। मतलब अगर बॉडी चलेगी तो इसकी वजह से चलेगी, एफ साइन थीटा की वजह से नहीं जाएगी।
एफ कॉस थीटा की वजह से, मतलब एफ कॉस थीटा इसकी वजह से मोशन होगा यहाँ पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मोशन होने जा रहा है एफ, मतलब अब देखो इस एफ की वजह से मोशन नहीं होगा, मोशन होगा उसके उस कंपोनेंट की वजह से, एफ कॉस थीटा की वजह से। तो अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर ये कहोगे कि मोशन तब हो पाएगा जब वो एफ कॉस थीटा की वैल्यू, एफ कॉस थीटा की वैल्यू जिसकी वजह से मोशन होना है वो ज़्यादा हो जाए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स से, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखी है। और ऐसे ही तीसरे केस में भी एफ कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए बाय मैक्सिमम फ्रिक्शन। क्लियर हुआ ये? हाँ सर, क्लियर नहीं हुआ? Yes. हो नो गया सर। सर। क्या डाउट है? भाई नो और यस जो भी बोले उसका रीजन बताइए। सर रिक्वायर्ड फोर्स टू स्टार्ट सेकंड और थर्ड केस में नहीं समझ में आ रही। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, वही तो पूछो ना आपसे कि आप, भाई हम लोग ये कह रहे हैं कि जो हम फोर्स जब लगा रहे हैं, हमारा फोर्स जो है वो, ये फोर्स जिस सरफेस पर आप मोशन करना चाहते हो, ये फोर्स एट एंगल विथ सरफेस है। दिस इज एट एंगल विथ सरफेस। अच्छा, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि चीज़ों को याद करने की आदत पड़ी है। चलो समझाते हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक पर, चलिए एक काम करिए, एक ब्लॉक को डाउनवर्ड पुश करो आप, ऊपर से नीचे पुश करो। यहाँ पर फ्लोर है, ये बताओ ये किधर जाएगा, जल्दी बताओ। तो कोई मोशन नहीं होगा। नो मोशन। क्यों, बॉडी को तो पुश कर रहे हो। फ्लोर के परपेंडिकुलर में कर रहे हैं, सर फ्लोर का नहीं नॉर्मल होना लग चाहिए। रहा है। तो इसका मतलब पुश परपेंडिकुलर टू फ्लोर कैन नॉट क्रिएट अ मोशन, क्या ये चीज सही नहीं है? हाँ सर सही। सही है सर। सही है सर। अच्छा, अब एक काम करिए, अब एक काम करो आप, फिर से फ्लोर का एग्जांपल लीजिए, फिर से उस ब्लॉक का एग्जांपल लो। लेकिन अब आप क्या करें, अब आप उस ब्लॉक को फ्लोर के पैरेलल पुश करिए इधर। अब बताओ ये जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर जाएगा, मतलब अगर हम ज्यादा स्ट्रांगली पुश कर देंगे तो किधर जाएगा ये बताओ। सर राइट। राइट साइड में सर। तो पुश पैरेलल टू फ्लोर, एक परपेंडिकुलर टू फ्लोर था, पुश पैरेलल टू फ्लोर, इट कैन 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 क्रिएट मोशन। अब कैन क्रिएट इसलिए कह रहा हूँ, कैन इसलिए बोला मैंने, पॉसिबिलिटी है कि अगर ये लिटिल पुश है, मतलब थोड़ा सा है, तब तो नहीं चलेगा क्योंकि फ्लोर रफ है। यस सर। लेकिन अगर ये ज्यादा है तो हो जाएगा मोशन अगर ज्यादा होगा तो ये दो केस हो गए, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने फोर्स को, तीसरा केस हमारा ये था, मान लो फ्लोर वाला केस, और थर्ड केस ये था कि हमने क्या किया, हमने जो ब्लॉक को पुश किया था वो ना तो परपेंडिकुलर पुश किया ना परपेंडिकुलर पुश किया, हमने उसको क्या किया, किसी एंगल पर लगा दिया, हमने फोर्स ही किसी एंगल पर लगा दिया। तो हमने इस केस में क्या कह दिया कि जब आप उसको पुश कर रहे हो बट किसी एंगल पर कर रहे हो, तो आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक हॉरिजॉन्टल, एक फ्लोर के परपेंडिकुलर और एक फ्लोर के पैरेलल। तो पैरेलल वाला पुश कितना है और परपेंडिकुलर वाला पुश कितना है, ये देख लो आप, यही यही कंपोनेंट्स हैं, तो ये थीटा एंगल है। तो सर। पैरेलल, जो हम मतलब फोर्स लगाएंगे सर उसके कंपोनेंट्स करने के बाद ये देखेंगे कि परपेंडिकुलर वाला कौन और पैरेलल कौन है। हाँ, तो जो पैरेलल होगा उसकी डायरेक्शन में मोशन हो तो जो जाएगा अगर पैरेलल वो पुश है ना, बड़ा होगा। इसी से मोशन होगा ना, इट कैन क्रिएट मोशन। यस ये तो समझा रहे हैं आपसे कि इट कैन क्रिएट मोशन। परपेंडिकुलर वाला तो आप पहले ही बोल चुके थे, पहले एग्जांपल में कहा था कि पुश परपेंडिकुलर टू फ्लोर कैन नॉट क्रिएट मोशन, उसकी वजह से बॉडी चलेगी थोड़ी कभी। तो अगर ये बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी ये तो एफ कॉस थीटा से डिसाइड होगा, और कब चलेगी, जब एफ कॉस थीटा इस फ्लोर के हाईएस्ट पॉसिबल फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लोर फ्रिक्शन लगा रहा है। तो अगर फ्लोर का फ्रिक्शनल फोर्स, फ्लोर की फ्रिक्शनल फोर्स, फ्लोर की फ्रिक्शनल फोर्स
से कम है अगर एफ कॉस थीटा, बताओ चलेगा बॉडी? फ्रिक्शन है sir. नहीं चलेगा। नो सर। तो ये बात समझिएगा आप पहले, अगर आपको कंपोनेंट ना समझ में आए तो पहले ये दो एग्जांपल दो कि ब्लॉक को अगर आप ऊपर से डाउनवर्ड पुश करोगे तो इस पे प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर, लेकिन ये राइट लेफ्ट नहीं जा सकता, चाहे जितना मर्जी आप स्ट्रांगली पुश कर दीजिए इसको। 20 लोग बैठ जाओ, टेबल के ऊपर बैठते हो कि नहीं, टेबल के ऊपर दुनिया भर का लोड डालते हो तो क्या टेबल फ्लोर पर चलने लगता है? तो आप 200 किलो का सामान टेबल के ऊपर रख दो, टेबल जहां है जमीन पर वहीं रहेगा, क्योंकि वो डाउनवर्ड पुश है, डाउनवर्ड पुश की वजह से बॉडीज मूव नहीं कर सकती। हॉरिजेंटल है तो चलेगी। जब किसी एंगल पर हो तो आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जो परपेंडिकुलर वाला पुश है ये मोशन जनरेट करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता, ये नॉर्मल के साथ चला जाता है, नॉर्मल की इक्वेशन में ऐड जाता है। मोशन जनरेट करने में ये पैरेलल वाला कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा। तो जिससे हमारा मोशन जनरेट होना है उसमें इतनी ताकत तो हो कि वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाए, और यही मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है कि जो एफ कॉस थीटा है वो फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एफ कॉस थीटा से ही मेरा मोशन होगा, एफ साइन थीटा से नहीं होगा। आई बात समझ में नहीं आई इसमें? हाँ सर। Yes, sir. आगे सर। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे भी पढ़ते हैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मतलब म्यू एम जी, बार बार कह रहा हूं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी नहीं है भाई, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल है। तो नॉर्मल एम जी के बराबर होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से पुश कर रहे हो। आप उसको किसी फ्लोर के पैरेलल पुश कर रहे हो कि फ्लोर के परपेंडिकुलरली पुश कर रहे हो कि एंगल पर पुश कर रहे हो, मतलब फोर्स लगा किस तरीके से रहे हो। और यही चीज स्टार्टिंग में मैंने एक लाइन में भी लिखी हुई है, लेकिन आपको एक एक लाइन समझने में टाइम लगता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर डूइंग टू द सिस्टम। तो व्हाट वी आर डूइंग का मतलब क्या है? व्हाट वी आर डूइंग का मतलब क्या, हम उसके साथ खेल थोड़ी रहे कोई। व्हाट वी आर डूइंग टू द सिस्टम का मतलब क्या है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इन सब पर डिपेंड करता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा और किधर लगेगा। तो ये थोड़ा सा समझना आप, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन डिफिकल्ट है, फिर बोल रहा हूँ डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ये फ्रिक्शन बॉडी के न चलने पर लगता है, बॉडी रेस्ट पे है और स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन मैं फिर बोल दे रहा हूँ बॉडी रेस्ट पे है इसलिए फ्रिक्शन नहीं लग रहा, फ्रिक्शन लग रहा था इसलिए वो बॉडी रेस्ट पे है वहां पर। यानी कि क्या एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या बॉडी रेस्ट पे मिलेगी कभी आपको? एक ऐसा सरफेस जहां फ्रिक्शन है नहीं और वहां पर आप बॉडी को पुश करिए तो क्या कोई बॉडी रेस्ट पे हो सकती है कभी? नो सर। नहीं हो सकती। फ्रिक्शनलेस सरफेसेस पर अगर आपने थोड़ा भी फोर्स लगा दिया, थोड़ा भी, तो बॉडी मोशन में जाएगी। यानी फ्रिक्शन आपकी अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है ताकि बॉडी मोशन ना कर पाए, लेकिन फ्रिक्शन के अपोज करने की एक लिमिट है, एक उसकी मैक्सिमम वैल्यू है जिसको म्यू इंटू एन से डिनोट किया जाता है। जब हम उस लिमिट से ज्यादा का फोर्स लगा देते हैं बॉडी पर तो बॉडी एक्सेलरेट कर जाती है, बॉडी मोशन में चली जाती है। आई बात समझ में? अभी आपको अभी भी कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो आप यहाँ पर। समझ गए समझ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन का। ये भी सिर्फ आपने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा है, अभी स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद एक और फ्रिक्शन आता है, कौन सा? एक ये भी आप पढ़ रहे हो, बॉडी एट रेस्ट। फ्रिक्शन दो तरीके से लगता है, या तो बॉडी रेस्ट पे हो तब लगेगा, और एक और फ्रिक्शन लगता है जब बॉडी मोशन में होती है। फ्रिक्शन दोनों कंडीशंस में लगेगा, बॉडी एट रेस्ट पर भी और बॉडी इन मोशन में भी। तो बॉडी एट रेस्ट पे जो फ्रिक्शन है उसको आप स्टैटिक कह रहे हो, लेकिन वहीं पर जब एक बॉडी मोशन में आ जाएगी, चलने लगेगी, और तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसको आप नाम दे देते हो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का। मतलब फ्रिक्शन के दो पार्ट से डिवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन मेरे स्टेटमेंट को मैं बार बार कह रहा हूँ, गलत मत मान लीजिएगा। आप ये मत मान लेना, बार बार मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ
बॉडी एट रेस्ट पर फ्रिक्शन लगता है ये कंपल्सन नहीं है। बॉडी एट रेस्ट पर फ्रिक्शन तब लगता है जब आप उस रेस्ट पर खुद भी फोर्स लगा रहे हो। एक बॉडी रेस्ट पे है और अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। हम फोर्स लगा रहे हैं और उसके बाद जब बॉडी रेस्ट पे है तो ये फ्रिक्शन की वजह से। बताओ अगर डाउट है तो खत्म करें। सर सर जब जो जितनी हम लोग को स्पीड चाहिए वो मतलब जितना फोर्स लगाना है उससे ज्यादा जब हम लोग लगा रहे हैं तो बॉडी मूव करने लगेगी सर, उसके बाद भी उस पर वही फ्रिक्शन लगेगा? नहीं, तब काइनेटिक लगेगा। दो अलग पार्ट्स हैं ये। फ्रिक्शन दो दो फ्रिक्शन के दो वॉल्यूम है ऐसे मानो। एक एक वॉल्यूम 1 में आप स्टेशनरी बॉडीज पर फ्रिक्शन दिखा रहे हो और वॉल्यूम 2 में आप मूविंग बॉडीज पर फ्रिक्शन दिखाओगे। तो दो फ्रिक्शन हैं एक्चुअली सिलेबस में। तो ये वाला फ्रिक्शन नहीं लगेगा, वो अलग लगता है। अगर बॉडी मोशन में चली गई तो अलग फ्रिक्शन लगता है। फिर बॉडी रेस्ट पे अलग फ्रिक्शन, बॉडी मोशन में है तो अलग फ्रिक्शन। दो अलग अलग कंडीशंस हैं। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, आज हमने सिर्फ स्टैटिक की बात की है, ओनली स्टैटिक की। मैं आपको सिलेबस दिखा दे रहा हूँ क्या है आगे। इसके आगे लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। काइनेटिक फ्रिक्शन में ब्लॉक इन मोशन है, ब्लॉक मोशन में है, रेस्ट पे नहीं है, ये चल रहा है। तो चलते हुई बॉडी पर भी फ्रिक्शन लगता है और रुकी हुई बॉडी पर भी फ्रिक्शन लगता है। रुकी हुई बॉडी पर जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है और चलती हुई बॉडी पर जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बट अगली क्लासेस में, अभी नहीं। ठीक है, आ रही बात समझ में ये चीज? यस यस सर। आ रही है सर। मिक्स मत करो इनको, आप मिक्स करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। और मैं जानबूझ करके काइनेटिक फ्रिक्शन को टच नहीं करना चाह रहा आज। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। यहाँ तो मोशन हो ही नहीं रही है। कुछ लोग के माइंड में ये भी है कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ कहाँ मोशन हो रहा है, बॉडी तो रेस्ट पे है। तो जो फ्रिक्शन मोशन को अपोज करे वो काइनेटिक वाला है, लेकिन जो फ्रिक्शन मोशन के चांसेस को अपोज करे, मतलब मोशन हुआ नहीं, होने वाला था। हम बॉडी को अपोज कर रहे हैं, इसका मतलब हम चाहते हैं कि बॉडी चले लेकिन वो चल नहीं पाई। इसको आप टेंडेंसी ऑफ मोशन कहते हो। टेंडेंसी ऑफ मोशन, उसको अपोज करते हैं। इसके लिए आप स्टैटिक फ्रिक्शन लगाते हो। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आपके अप्लाइड किए हुए फोर्स के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट करता रहता है एक लिमिट तक। लिमिट कैसे निकालते हैं, वो म्यू इंटू एन से निकालते हैं। और एन कैसे निकालते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि जो आप फोर्स निकाल रहे हो, लगा रहे हो, क्या उसका कोई कंपोनेंट नॉर्मल के साथ है या नहीं है, इस पर डिपेंड करेगा। मैं अपनी बात को कंक्लूड करने के लिए लास्ट एग्जांपल के साथ इसको कंक्लूड करूंगा, जो आखिरी एग्जांपल था, ताकि आप कोई डाउट न रह जाए, वरना पता चला कोई मन में डाउट लेके चले जा रहे हो। देखिए, हमने यहाँ पर फ्लोर का एग्जांपल फिर से लिया, फ्लोर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को मान लो दो फोर्स लगाने जा रहे हैं। इस बॉडी पर दो फोर्स, एक फोर्स हमने इस बॉडी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाई, एक फोर्स हमने इस बॉडी पर एंगल पर लगाई। मान लीजिए दो फोर्स लगा रहे हो आप, ठीक है जी। एक इस तरफ F1 फोर्स और एक इस तरफ F2 फोर्स लगा रहे हो। और मान लो हम साइमल्टेनियसली बॉडी को पुश भी कर रहे हैं, तीन फोर्स लगा रहे हैं। जितनी मर्जी फोर्स लगाना चाहो लगा दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें नॉर्मल दिखाओ। नॉर्मल किधर की तरफ आएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर और mg नीचे। अब कंसेप्ट को समझो। आप F1 तो पैरेलल टू फ्लोर है, तो जो पैरेलल टू फ्लोर है उसको कुछ मत करो, रहने दो उसको। लेकिन F2 मेक सम एंगल, इट मेक एंगल विथ फ्लोर। तो जो फोर्स फ्लोर के साथ आपका एंगल बना रहा है ना, उसको आप क्या करो, रिजॉल्व करिए, उसके कंपोनेंट्स करें। तो चलिए इसके कंपोनेंट करके दिखाते हैं। मतलब F2 का एक कंपोनेंट राइट साइड डायरेक्शन में दिखाएंगे और एक कंपोनेंट F2 का ऊपर की तरफ दिखाएंगे। और अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर अल्फा एंगल बन रहा था, तो F2 cos अल्फा राइट साइड डायरेक्शन में और F2 sin अल्फा ऊपर की तरफ। ऐसे ही आप F3 को रिजॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि F3 का जो एंगल बन रहा, वो मान लेते हैं कि जो F3 है उसका एंगल बीटा बन रहा है यहाँ पर। तो F3 का राइट वाला कंपोनेंट है F3 cos बीटा, F3 का डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट है F3 sin बीटा। अब क्या करेंगे, देखो
कौन कौन से नॉर्मल के पैरेलल हैं और कौन कौन से फ्लोर के पैरेलल हैं। तो F3 साइन बीटा पैरेलल टू नॉर्मल है, F2 साइन अल्फा पैरेलल टू नॉर्मल है, F3 कॉस बीटा पैरेलल टू फ्लोर है। तो पहले आप नॉर्मल वाले देखो जो नॉर्मल के पैरेलल हैं। तो नॉर्मल वाली साइड की फोर्सेस को एक तरफ इकट्ठा करो, नॉर्मल वाली साइड की फोर्सेस को एक तरफ इकट्ठा करो। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नीचे की तरफ mg की फोर्स, और उसके अलावा नीचे दो फोर्सेस और है, एक फोर्स इधर और एक इधर। ये टोटल नॉर्मल की साइड पे ये चार फोर्सेस हैं। कौन कौन से चार फोर्सेस हैं लिख के दिखाता हूँ। एक नॉर्मल है, एक फोर्स हमारा नॉर्मल है, एक फोर्स mg है। उसके अलावा बाकी दो कौन है, तो एक F3 साइन बीटा नीचे की तरफ है और एक F2 साइन अल्फा ऊपर की तरफ है। इन सबको बैलेंस करना है, इनको बैलेंस कर दीजिए। तो इनको बैलेंस करके क्या इक्वेशन बन जाएगी, n प्लस F2 साइन अल्फा इक्वल टू F3 साइन बीटा प्लस mg। यहां से n निकालना होगा, F3 साइन बीटा प्लस mg माइनस F2 साइन अल्फा, ये नॉर्मल आएगा। अब इसके बाद देखो जो फ्लोर के पैरेलल हैं वो कौन सी फोर्सेस हैं। पैरेलल टू फ्लोर में आपके पास क्या क्या फोर्स है। तो पैरेलल टू फ्लोर में हमारे पास क्या क्या फोर्सेस है, देखिए राइट साइड डायरेक्शन में हमारे पास F1 है, राइट साइड डायरेक्शन में एक और फोर्स है, और एक फोर्स, तीन फोर्सेस है राइट है, तीनों राइट साइड है। कौन कौन से हैं तीन, वो देखो कौन कौन से तीन फोर्स राइट साइड है। एक F1, एक F2 कॉस अल्फा और एक F3 कॉस बीटा। तो ये तीनों की वजह से मोशन होगा, और जब इन तीनों की वजह से मोशन होगा, मतलब होने के चांसेस हैं, तो फ्रिक्शन इनके अपोजिट लगेगा। यहाँ पर F दिखाएंगे फ्रिक्शन। लेकिन ये मोशन होगा कब, जब जिन फोर्सेस की वजह से मोशन होने वाला है, यानी कि F1 और ये तीनों मिला करके मोशन होने की कंडीशंस हैं। मोशन विल टेक प्लेस अगर क्या हो जाए, अगर इफ F1 प्लस F2 कॉस अल्फा एंड प्लस F3 कॉस बीटा, ये तीनों मिल करके ज्यादा हो जाए किससे, इस फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल। ये कंडीशंस होती हैं किसी बॉडी के मोशन करने की, और नॉर्मल हम लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड पर निकाल चुके हैं ये चीज। आया कुछ समझ में अभी भी कि नहीं आया। यस सर। यस सर। कि आप पैरेलल टू फ्लोर और परपेंडिकुलर टू फ्लोर में वर्किंग करो हमेशा। परपेंडिकुलर टू फ्लोर वाली जितनी भी चीजें होंगी वो नॉर्मल के साथ बैलेंस हो जाएंगी, और पैरेलल टू फ्लोर वाले जो फोर्सेस होते हैं वो सब मिल करके बॉडी का मोशन कर सकते हैं, अगर उन सबका रिजल्टेंट फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है तो। अगर उनका रिजल्टेंट फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं आ रहा तो बॉडी रेस्ट पे ही बनी रहेगी, चलेगी ही नहीं आगे। चलिए बाकी इसको ना अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स के साथ करेंगे। आज हम लोगों ने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ली है, सब सिंबल्स में किया हुआ है, इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम होता है कभी कभी समझने का। अगली क्लास में हमें m की जगह कुछ मासेस की न्यूमेरिकल वैल्यूज देंगे, आपको फोर्सेस की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज देंगे, तो उससे ज्यादा बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन भी नेक्स्ट क्लास में ही कवर करेंगे। बट आज के लिए आप रिवाइज करोगे स्प्रिंग फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन। बस एक लास्ट फोर्स बचा है मेरा, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो अगली क्लास में। यस सर।